चलो भाई आज हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या पढ़ेंगे? ऑल्टरनेटिंग करंट। लेट्स स्टडी ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। टॉपिक अपना कहां से रिलेटेड है? ईएमआई से, जो प्रीवियस चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं। कहां से रिलेटेड है? ईएमआई से। आया समझ से ही ऑल्टरनेटिंग करंट। बट इसको अलग क्यों कर दिया गया? क्योंकि हमारे घरों में जैसे सप्लाई ऑल्टरनेटिंग करंट आती है, जिस भी जहां पे भी किसी भी देश में हम जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो सप्लाई आ रही है वो एसी आ रही है। कैसी आ रही है? एसी। हम जानते हैं कि हमारे घरों में हमने दो तरह की सप्लाई पढ़ी है, एसी और डीसी। अगर हम बात करें तो एसी और डीसी में अगर अपन सिंपल सा लॉजिक देखें तो एसी और डीसी में कौन एसी है कौन डीसी है जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मान लो हम सिंपल सी बात करें एसी डीसी क्या है। मान लो मैं एक सिंपल सी बात करूं कि भाई अगर मान लो कि करंट, क्या चीज? करंट और टाइम का ग्राफ, चार ग्राफ मैं आपको बना के देता हूं। करंट और टाइम के, किसके? करंट और टाइम के। अगर मैं आपको चार ग्राफ बना के दूं, देखो कैसे, तो आप मुझे बताएं कि कौन एसी है और कौन डीसी है। देखते हैं। अगर अपन सिंपल सी बात करें, मान लो मैं आपको ग्राफ बना के दूं, भाई कौन एसी और कौन डीसी। सिंपल सा पहले वेरिएशन एसी और डीसी के बारे में। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो एसी, अच्छा भाई अच्छा भाई अच्छा भाई। मान लो मैं आपसे पूछूं कि ये कैसा करंट है, मैं आपसे पूछूं कि ये कैसा करंट है, मैं आपसे पूछूं कि ये कैसा करंट है, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कैसा करंट है। चलो बोलो भाई, क्या बोलते हैं सब लोग? ये कैसा करंट है? एसी। अरे तो देखा देखा है सर, ऐसे तो हमेशा पढ़ते हुए आए थे। ये एसी। अच्छा ये डीसी स्टैंडर्ड। हाँ भाई बहुत बड़ी एसी और ये डीसी, बहुत सुंदर। ये एसी और ये डीसी। अच्छा ये सोच लो क्या है? ये डीसी है और ये एसी। कई बार बच्चों के मन में ऐसा शक होता है कि डीसी का मतलब जिसमें करंट कांस्टेंट होता हो, जिसमें करंट कांस्टेंट होता हो। एसी और डीसी का मेजर अगर अपन डिफरेंशिएशन करें, एसी और डीसी का अगर अपन मेजर डिफरेंशिएशन करें, दूसरे कलर्स की चौक चाहिए मुझे, तो दूसरे कलर्स की चौक चाहिए और पानी का ग्लास और एक चाय, है ना। तो अपन ने बोला एसी डीसी और डीसी एसी। एसी और डीसी में जो मेजर डिफरेंस है, एसी और डीसी में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि एसी वो करंट होता है जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। देखो यहां पे मतलब अगर पहले क्लॉकवाइज था फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज था फिर क्लॉकवाइज। डीसी वो करंट है जो अपनी डायरेक्शन चेंज, हाँ चेंज जरूर हो रहा है पर डायरेक्शन चेंज। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी? एसी चेंजेस इट्स डायरेक्शन, डीसी डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। डीसी डजंट मीन दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। AC means changes direction. AC means changes direction. Changes direction. कोई शक वाली बात नहीं है। चलो भाई changes direction and DC no change in direction. But need not to be constant. Need not to be constant. No change in direction and need not to be constant. ये अपना सिंपल सी बात एसी और डीसी। फिर से मैं आपको बता दूं कि भाई अपन एसी और डीसी के बारे में अगर हम बात करें तो एसी और डीसी में अपन सिंपल सी बात ही कहते हैं कि यार अपने घरों पे एसी सप्लाई आती है इसलिए मुझे बहुत पड़ते हैं। हालांकि आता है ईएमआई के एक पार्ट से ही। मैं आपको बताता हूँ कहां से सारी चीज जनरेट हो रही है। अगर हमने सिंपल सी बात को बात करेंगे भाई एसी किस तरीके का करंट है, कैसे अपने जनरेशन होता है। अगर आपने ईएमआई पढ़ा हो, क्या पढ़ा हो? ईएमआई अगर अपन ने पढ़ा है तो अपन जानते हैं कि ईएमआई में जब भी किसी एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है, किसमें घुमाया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड में। जब भी उसे मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है, ऐसे ध्यान देखो ध्यान देखो ध्यान देखो, याद करो, जब भी एक ऐसे लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये सब पढ़ा हुआ है हमने। मैं से रिवाइज कर रहा हूं तो पूरी कहानी कहां से चालू होगी। अगर अपन किसी भी एक ऐसे चर्चा को अपन ध्यान से देखें तो अपन ने ऐसी सिंपल सी चर्चा करी कि भाई मान लो ऐसा अपना लूप है, इसको अपन घुमाए किसमें? अपन मान लो किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड में घुमाए, अपनी मैग्नेटिक फील्ड बी है, मान लो अपन इसे ओमेगा से घुमा रहे हैं, तो इनिशियली बी और ओमेगा के बीच का, सॉरी बी और ए के बीच का एंगल कितना है? 0। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर, मान लो इसका एरिया ए है और ये घूम रहा है। किसी भी टाइम टी पे अगर अपन फ्लक्स लिखना चाहें तो एंगल बिटवीन ए और बी चेंज हो जाएगा और वो आ जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फ्लक्स की वैल्यू होती है बी डॉट ए। क्या होती है? बी डॉट ए। तो बी ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि आपका लूप घूम रहा है, ये सब हम पढ़े हुए हैं। तो हमने बोला फाई बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी। फिर आपने बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आता है वो तो आता है माइनस डी फाई बाई डी टी। तो अपन ने बोला कॉस का भैया साइन होता है, तो अपन ने बोला बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस लूप, इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस लूप। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये पीक वैल्यू जिसे आप बोल सकते हो, तो इसे बोला जाएगा ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ध्यान दे तो करंट क्या होगा? क्या करंट होगा? ई बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस लूप। तो करंट इन द सर्किट कैसा आया? करंट इन द सर्किट आया ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, और वी कैन से आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप्स। ध्यान से देखो तो इस चीज का ग्राफ क्या बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट इस तरीके का है, ये देखो है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा।
ये इस तरह का ग्राफ है और इसी करंट को अपन क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। बेसिकली यही मेजर सोर्स है ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करने का या अपने घरों पे लाने का। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो आती है एसी। क्या आती है, एसी। एसी आती है कि डीसी आती है, एसी। डीसी हमने कहां देखी है, हमारे वॉकमैन की जो बैटरी डलती है उनके जो सेल हैं वो है, हमारी कारों में जो बैटरीज हैं वो डीसी हैं, बट जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही है वो सब एसी है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट वे टू जनरेट इट। दिस इज द बेस्ट वे टू जनरेट इट। अगर किसी भी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे तो इस तरीके का करंट जनरेट करेगा और यही ऑल्टरनेटिंग करंट है और यही हमारे घरों में सप्लाई में आता है। इसीलिए इसको एक सवाल के रूप में न लेते हुए जो हमने ईएमआई में लिया है, पूरा एक चैप्टर बना दिया है जो करीब 2 से 2.5 घंटे की थ्योरी में कंप्लीट करा जाता है। बहुत बढ़िया। अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन एसी की बात कर ली, अच्छा भाई एसी ऐसा होता है, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ा जाता है। अब ये एसी कैसे बिहेव करेगा रजिस्टर में, कैपेसिटर में, इंडक्टर में, इस तरह की सारी चर्चाएं हम इस चैप्टर में करेंगे, है ना। उसके पहले और बेसिक चर्चाएं अपन इस वाले चैप्टर में करेंगे। तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये अपनी सिंपल सी बात। अच्छा, कई बार बच्चे के मन में विचार आता है सर ये जनरेट कैसे होता है, ऐसे घूमता कैसे। मान लो मेरे को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में लूप को घुमाना है तो मैं कैसे घुमाऊंगा, वहां मोटर लगा दूंगा? नहीं। मोटर किससे चलती है, बिजली से। मोटर किससे चलती है, बिजली से। अगर वो बिजली से चलती है और प्रोड्यूस क्या करनी है, बिजली, तो फायदा क्या हुआ, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि अलग अलग चीजों में चलना चाहिए। अगर आप जानते हो तो अपने यहाँ पे कई तरह के प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट्स, अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, अपने सोलर प्लांट्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स, वो बेसिकली यही काम करते हैं। जैसे मान लो मैं अगर आपको थर्मल पावर प्लांट की बात बताऊं तो उसमें कोल को जलाकर पानी के से भाप बनाई जाती है, स्टीम। क्या बनाई जाती है, स्टीम। और उस प्रेशराइज स्टीम को इस लूप पे गिराया जाता है जिसे वहां पे बोला जाता है टरबाइन। क्या बोला जाता है, टरबाइन। आपने टरबाइन सुना होगा, एक मूवी है शाहरुख खान की, स्वदेश, देखिए क्या, स्वदेश। उसमें याद है वो टरबाइन घुमाता है, शहर जाता है, टरबाइन लेके आता है, याद है, वही वाली टरबाइन है। फिर वो कहता है 250 आरपीएम में ऊपर से पानी गिराता है टरबाइन पे, ये वही टरबाइन है। बेसिकली अंदर मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें घूमती है और घूमती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। हाँ भाई, ये तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अच्छा ठीक भाई, यानी कि ये वही टरबाइन है, यानी कि ये वही टरबाइन है जिसमें गिराया जाता है। बेसिक पर्पस ये है कि हम इसे घुमाना चाहते हैं, चाहे किसी भी चीज से घुमाएं। अगर हम विंडमिल की बात करें तो बड़े बड़े पंखे लेते हैं, हवा उसे घुमाती है तो बेसिकली अंदर टरबाइन घूमती है। कोयले की बात करें तो कोयले को गर्म करके भाप, पानी से भाप बनाकर भाप को प्रेशराइज करके इस पे गिराया जाता है तो फिर ये घूमती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में बात करें तो यूरेनियम को अपने न्यूट्रॉन से अटैक कराकर उसको बेरियम एटम में तोड़कर अपने को बहुत सारी चीजें फिर से एनर्जी निकाली जाती है, उस एनर्जी से फिर भाप बनाई जाती है और फिर इस पे गिराई जाती है। अगर अपना हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो पानी ऊपर से गिराया जाता है, जैसे कि स्वदेश मूवी शाहरुख खान वाली में अपने देखा था, ऐसे काम करे जाते हैं। अगर विंडमिल की बात करें तो ऐसे। बेसिकली दीज आर डिफरेंट सोर्सेज टू बेसिकली रोटेट द टरबाइन, बट द बेसिक फंडा इज इफ द टरबाइन विल रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन we'll get a current and that is known as alternating current. How this current behaves in our households and in domestic purposes and in commercial purposes, that is our requirement and that we will study in this chapter. Got my point? क्या मैं थोड़ा तेज हो गया? नहीं, ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने आपको जल्दी से रिवाइज कराया है। Before starting the main things, I would like to stress more on the basic concepts of alternating current, and there is some mathematical calculation involved into it, which you should know before starting the chapter. That is, suppose alternating current is given to you in any other form. This is a standard form. Everybody knows it. But it might be possible that you will get the alternating current in other forms also. As I have shown you that this graph is also an alternating current curve. Right? This curve is also an alternating curve. So, if we deal with these kind of graphs, then how we'll deal with the current, how we'll deal with the energy, that we should understand. So basically we'll deal with different types of mathematical forms of alternating current in this first phase. Okay, so let's discuss the simplest thing for the alternating currents. चलो भाई, कैसे देखते हैं, आइए देखो भाई हाँ भाई, जैसे मान लो अल्टरनेटिंग करंट की अगर अपन बात करें तो पहली बात एसी को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है, ध्यान से देखो, इलिप्स बनाओ, सांप लेटा दो। और डीसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैटरी से अपन जानते हैं डीसी सप्लाई, और एक सप्लाई एसी सप्लाई। इसमें ऐसा बनाते हैं क्योंकि भाई डायरेक्शन चेंज होती रहती है, कोई हायर लोअर नहीं है, कभी ये हायर कभी लोअर, कभी वो लोअर ये हायर, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती रहती है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो भाई ऐसे करते हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। और आगे चलते हैं, देखो ये एसी और डीसी की अपन ने सिंपल से नोटेशंस पढ़ ली। एसी के बारे में अगर अपन बात करें तो अपने को उसमें और कई प्रकार की चर्चाएं करनी होती है, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। पहले अपन चर्चा करते हैं कि यार ये एवरेज वैल्यू क्या चीज होती है, एवरेज वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस होती है। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि आई एवरेज आपको निकालना है, आई एवरेज का मतलब क्या है?
आई एवरेज का रियलिटी, अच्छा आपसे बहुत पूछा जाएगा आई एवरेज, ई एवरेज, बहुत सी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अगर आपसे पूछा जाए भाई आई एवरेज क्या है, अच्छा भाई आई एवरेज क्या है, आई एवरेज क्या है, आई एवरेज क्या है, चलो भाई आई एवरेज का मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। बोलो क्लियर, सिंपल सी बात सब लोग जानते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। बहुत सुंदर, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। टोटल चार्ज मतलब क्यू टोटल बाय टी। क्यू टोटल को कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल आई डी टी बाई टी। टी को कैसे लिख सकते हैं, डी टी। सो दिस इज द वे टू राइट व्हेन यू टेक अ एवरेज वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेसिकली एक सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला है कि किसी भी फंक्शन का अगर एवरेज लेना हो, क्या लेना हो, एवरेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि आपको टाइम का फंक्शन गिवन हो, तो उसको कैसे लिखा जाए, इंटीग्रल एफ टी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। ये ऐसी बात है जैसे मैंने बोला, अगर आपको कोई फंक्शन टाइम के वैल्यू में दिया हुआ हो और उसका आपको एवरेज वैल्यू निकालनी हो, क्या निकालनी हो, एवरेज वैल्यू, तो आप लिखोगे f of average value is equals to integral ft dt by integral dt. That is how you calculate average values. कौन सी values, average values. इसी प्रकार की average values आपको करंट और यहां पे ईएमएफ में निकलवाई जाती है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर निकलवाई जाती है तो कैसे देखें, पहले तो क्या एवरेज वैल्यू की बात समझ में आई है सबको, कैसे एवरेज वैल्यू निकालते हैं, क्या फॉर्मूला सबको क्लियर है। ये अपने को यूज में लेना है, जब भी कोई फंक्शन ऐसा हो जो टाइम का पता हो तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए अपन यूज में लेंगे। बहुत बढ़िया भाई, चलो भाई और देखते हैं और क्या करना है अपने को। देखें ये एवरेज वैल्यू निकालनी है। अगर अपन पहले सिंपल सी बातें कर लेते हैं, यार अपन ने जो स्टैंडर्ड पढ़ाया ना, अपन उसकी एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, ताकि अपने को बात तो समझ में आए कि अपने को करना क्या। जो अपना स्टैंडर्ड फंक्शन है करंट का, ऑल्टरनेटिंग का, वो तो ऐसा है, सब लोग जानते हैं, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आपने एसएचएम में भी इक्वेशन पढ़ी थी। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में एसएचएम से रिलेटेड काफी सारी चीजें आएंगी, क्योंकि फंक्शन वैसे ही होते हैं, तो थोड़ी कैलकुलेशन भी वैसी होगी। तो मैंने आपको पहले बोला भी था कि आपको जब भी मैं ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ाऊंगा तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम पढ़ के रखना है। क्या पढ़ के रखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। ओके ठीक भाई, मान लो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी ये है, हम चाहते हैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालें, बट एवरेज वैल्यू के लिए वी हैव टू डिफाइन टाइम, वी हैव टू डिफाइन टाइम की एवरेज वैल्यू क्या है, कितने टाइम में है, 1 सेकंड 2 सेकंड, 1 चक्कर 2 चक्कर, आधा चक्कर, क्या चक्कर, देखते हैं। पहली बात, जब भी ऐसा बोला जाए कि इस करंट की एवरेज वैल्यू बताओ, अगर इस करंट की एवरेज वैल्यू की बात करी जाए, अगर इस करंट की एवरेज वैल्यू की बात करी जाए तो बहुत लंबे समय तक के लिए पूछी जाती है। बहुत लंबे समय का मतलब, जैसे मान लो 1 साइकिल की टाइम पीरियड है 2 सेकंड, कितना है 2 सेकंड, एक अच्छा कपड़ा भी ला देना है ना, ये बहुत गंदा हो गया, ठीक है। बहुत लंबे टाइम के लिए, मान लो कि हमारी 1 सेकंड का टाइम पीरियड है 0.5 सेकंड और हमसे पूछा जा रहा है 1 घंटा। अच्छा, एक साइकिल बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल 4 साइकिल 5 साइकिल 6 साइकिल 10 साइकिल, जितनी भी साइकिल, जो एवरेज वैल्यू 10 साइकिल में होगी वो 9 में भी होगी, वो 8 में भी होगी, वो 7 में भी होगी, तो 1 में निकाल लो तो लॉन्ग टर्म के लिए आ जाएगी। तो अगर हमें बहुत लॉन्ग टर्म के लिए एवरेज वैल्यू चाहिए तो बेसिकली हम 1 साइकिल में निकाल लें। किसमें निकाल लें, 1 साइकिल में। तो अगर हमें निकालना हो आई एवरेज को लिखने का एक अलग तरीका और है, खोपचाई। खैर ऐसे में मजाक में बोल रहा हूं, खोपचाई का मतलब ऐसे, अगर 2 एरो के बीच में आई रख दिया जाए तो उसका मतलब होता है आई एवरेज। मान लो हमें बोला जाए आई एवरेज फॉर फुल साइकिल। फुल साइकिल देखो ध्यान से, तो आप क्या लिखोगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी बाई इंटीग्रल डी टी, टाइम पीरियड 1 साइकिल का 0 to 2 पाई बाई ओमेगा, 0 to 2 पाई बाई ओमेगा। ध्यान से देखो तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2, जब ओमेगा टी, तो जब आप रखोगे 2 पाई बाई ओमेगा तो ध्यान से देखो कॉस 2 पाई आएगा और कॉस 0 आएगा, तो वैल्यू तो 0 आएगी। क्या पूरी 1 साइकिल में आई एवरेज की वैल्यू 0 आई? मैंने कहा हाँ। अरे देखा तो जितना ऊपर उतना नीचे, तो जितना चार्ज क्लॉकवाइज घूमा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो आई एवरेज वैल्यू फॉर अ फुल साइकिल तो 0 आई कि नहीं आई? हाँ भाई बिल्कुल आई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आई। याद रखने लायक बात है कि आई एवरेज फॉर अ फुल साइकिल इज ऑलवेज 0। यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय सीइंग द ग्राफ ऑल्सो। जितना ग्राफ ऊपर है उतना ही ग्राफ नीचे भी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है भाई, तो फुल साइकिल के लिए आई। चलो अब हाफ साइकिल निकाल लेते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ साइकिल निकालते हैं भाई। चलो
0 to 2 पाई बाई ओमेगा की जगह पाई बाई ओमेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी बाई इंटीग्रल डी टी की जगह डायरेक्ट लिख लो पाई बाई ओमेगा। ध्यान से देखो तो ओमेगा बाई पाई आई नॉट बाहर आ गया है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना सब लोग बोलो भाई, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं? पक्का सोच लो। ओके तो माइनस कॉस ओमेगा टी 0 टू पाई बाई ओमेगा। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो कॉस पाई बाई ओमेगा जब रखेंगे तो बचेगा कॉस पाई, माइनस को बाहर ले जाते हैं, कॉस पाई कितना, कॉस पाई दैट इज -1, फिर कॉस 0 यानी कि 1 यानी कि 2 यानी कि माइनस में लाके -2 यानी कि ओमेगा मार दिया और आंसर आया 2 आई नॉट बाई पाई। ओहो, average value of I for half cycle is 2 I naught by pi. Average value of current for half cycle is 2 I naught by pi. सबने बोला ठीक, मैं नहीं बोला ठीक, बहुत बढ़िया सर। और आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है भाई, ये वाला जो अपना डायग्राम है ना, ये वाला जो अपना फॉर्मूला है, ये दोनों अपने को याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से, है ना, ये बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए भाई, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। ये 0 2 I naught by बहुत सुंदर, ठीक, उतार लिया। और सुन, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो ये अपनी एवरेज वैल्यू होगी। अच्छा इसमें एक सिंपल सी बात और है, जैसे आई का फंक्शन होता है वैसे आप देखो तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी का भी होता है? तो मैं आपसे पूछूं कि आई ई एवरेज फॉर फुल साइकिल कितना होगा भाई? सब लोग बोलेंगे भाई कितना होगा भाई? 0। अच्छा ई एवरेज फॉर हाफ साइकिल बोलो भाई, बोलो भाई कितना होगा? वही 2 ई नॉट बाई पाई, 2 ई नॉट बाई पाई। मैं आपको थोड़ा सा इधर उधर करने के लिए मैं आपको समझा दूं कि ये हमारे स्टैंडर्ड आंसर्स हैं। क्या है हमारे स्टैंडर्ड आंसर? कभी कभी अगर आपको आई का कोई और फंक्शन भी दे दे और आपसे एवरेज पूछ ले तो भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कैसे, ध्यान से देखिए सब लोग, मेरी बात बहुत ध्यान से देखिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आई बराबर 2t स्क्वायर प्लस 3 ऐसे फंक्शन दे दिया और पूछा आई एवरेज इन 2 सेकेंड। क्या आप सब लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, व्हाट सो बिग डील इनटू इट। ये रेडो टाइप सवाल हैं, आपको दिख जाएंगे ऐसे सवाल। 2 स्क्वायर बाई टी 3 इंटू डी टी इंटीग्रल 0 टू टी 2/2। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते ऐसे सवाल? कोई भी आई का फंक्शन दिया हो, उसकी एवरेज वैल्यू पूछी जाए, आपके लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। पक्का बोलो, क्लियर है एकदम? कोई भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर लो, कोई बात थोड़ी होगी, नॉर्मल सी। अपने को फंक्शन दिया हुआ है, अपने को इंटीग्रेट करना है 0 to 2t स्क्वायर प्लस 3 dt और आंसर बाई 2, अपने एवरेज वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। बोलो क्लैरिटी एकदम? पक्का सोच लो कैसे फंक्शन अपन कर लेंगे। मैं कह रहा हूं थोड़ी और वैरायटी लेते हैं, एक और टाइप सवाल देख, ग्राफ से ले लो यार, उसमें क्या है। देखो मान लो मैं आपको बोलूं कि आपको ऐसे ग्राफ दिया, देखना सब लोग, ओह देखो 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 देखो, ऐसे मान लो करंट का ग्राफ दिया हुआ, ऐसे करंट और टाइम का। ये वाली 2 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड। बोलो क्लियर? चलो पहले मन में सोच लो, एक साइकिल का टाइम पीरियड कितना है? 1 सेकेंड 2 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड। ऑब्वियस सी बात, रिपीट हो रही साइकिल। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई फॉर फुल साइकिल? सब लोग बोलेंगे अगर मेरी बात समझे, सोच लो। 0, जितना ऊपर उतना नीचे। हाफ साइकिल बोलो ओरली, ग्राफ देख के कर सकते हो तुम। हाफ साइकिल या आई एवरेज सोच लो, पक्का बोलो 2। अरे ये तो बहुत आसान है। क्यों आसान है भाई? क्यों आसान है? क्यों आसान है बताओ सही, क्यों आसान है? हाँ, ये इसलिए आसान है क्योंकि करंट तो कांस्टेंट है आधी साइकिल के लिए, और अगर करंट कांस्टेंट है आधी साइकिल के लिए तो जाहिर सी बात है कि एवरेज वैल्यू भी 2 एम्पियर ही आएगी, चाहे ये साइकिल हो चाहे ये साइकिल हो, यानी कि हाफ साइकिल इसके लिए आएगी 2 एम्पियर। मैं थोड़ा सा और बढ़ा लूं, मैं आपसे पूछूं ऐसे ही कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर एवरेज? हमने आई का एवरेज नहीं पूछा। अच्छा क्यों आई स्क्वायर कितना पीछे पड़ते हैं, इसका लॉजिक मैं आपको बाद में दूंगा। क्यों आई स्क्वायर कितना पीछे पड़ रहते हो, बात की बात। पहले तो आई स्क्वायर का ऐसे अपने को दे दिया, ये
इसकी वैल्यू बोलो, सोचो, स्क्रीन को स्टॉप कर लो और सोचो। चलो, इसका आंसर है 4 एम्पियर। फुल हाफ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका स्क्वायर करोगे तो भी 4 एम्पियर, इसका स्क्वायर करोगे तो भी 4 एम्पियर। आई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 4 एम्पियर, तो एवरेज भी 4 एम्पियर। ऐसे आई स्क्वायर का एवरेज भी आपसे पूछा जा सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो ये कोई भी, मेरा आपको सिखाने का पर्पज ये था कि अगर करंट का या ईएमएफ का कोई भी टाइम का फंक्शन दिया हो, चाहे मैथमेटिकल रूप में दिया हो, चाहे आपको फंक्शन के रूप में दिया हो, क्या आप उसकी एवरेज वैल्यू स्क्वायर के लिए या आई के लिए क्या निकाल सकते हैं? क्या इस बात का कॉन्फिडेंस है? बाकी सब हो सकता है। ग्राफ और मैथमेटिकल फंक्शन अगर आई का दिया हो तो मुझे आई एवरेज निकालना आना चाहिए, मुझे आई एवरेज निकालना आना चाहिए। बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर। ये बातें अपने को क्लैरिटी से समझ में आ गई। अच्छा ठीक भाई, ये अपने को समझ में आ गया। अच्छा भाई, ऐसे ऐसे होता है, ये होता है। और आगे चलते हैं, और क्या होता है देखते हैं भाई। और होता है कि भाई आई एवरेज क्यों निकाला, आई स्क्वायर एवरेज क्यों इसके पीछे पड़े रहे? हम पहले एक बार आई स्क्वायर जो अपने जनरल फंक्शन है उसका आई स्क्वायर निकाल लेते हैं, आई स्क्वायर एवरेज। फिर मैं बताऊंगा क्या करते हैं उसमें, क्यों अपन इसके पीछे पड़े हुए हैं। देख, पहले आई स्क्वायर एवरेज निकाल लेते हैं। चलो भाई, निकालते हैं सब लोग। बेसिकली ये निकालना है आपको कि अगर आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है। एक बात मैं आपको लॉजिकली बता दूं, इसमें आधी साइकिल के लिए निकालो या फुल के लिए निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो जैसा नीचे का स्क्वायर आएगा वैसा ही ऊपर का स्क्वायर भी आएगा। इसलिए जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप निकाल लो, कोई बुराई नहीं है। आई स्क्वायर का एवरेज निकालते हैं। आई स्क्वायर का एवरेज सब लोग हमें बता रहे हैं कि भाई आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रल डी टी, इंटीग्रल डी टी। चलो भाई, आधी साइकिल निकालने क्या, 0 टू पाई बाई ओमेगा, 0 टू पाई बाई ओमेगा। मैं आपको बता चुका हूं, आधी निकालो फुल को निकालो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जितना ऊपर उतना ही नीचे। बहुत सुंदर। तो अपन लिख लिया आई नॉट स्क्वायर, नीचे आया पाई बाई ओमेगा, पाई को इधर ले गए, ओमेगा को इधर ले गए। चलो भाई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कैसे लिख सकते हैं सब लोग बताएंगे मुझे? हाउ वी कैन राइट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सब लोग बताएंगे। या नॉट स्क्वायर आ गया, कैसे इंटीग्रेट करते हैं इसको साइन स्क्वायर ओमेगा टी को? सब लोग बोलो, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। बहुत बढ़िया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख लिया इधर भाई, 2 से डिवाइड कर लिया। तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन, देखो बोलो क्लियर। लिमिट कहां से कहां तक, 0 टू पाई बाई ओमेगा। देखो भाई ध्यान देखो, तो 0 टू पाई बाई ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा। साइन आएगा 0 टू 0 पे भी 0, पाई पे भी 0। देखो देखो, तो सेकंड टर्म का तो क्या जाएगा 0, बचेगा हाफ। इसका इंटीग्रेशन आएगा हाफ इंटू पाई बाई ओमेगा, ओमेगा बा पाई ने पाई बाई ओमेगा को मार दिया, आंसर क्या बचा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। सो व्हाट इज द आई स्क्वायर एवरेज, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। एक्चुअली हम एक चीज डिफाइन करते हैं, इसलिए आई स्क्वायर के पीछे पड़े रहते हैं। उसे क्यों डिफाइन करते हैं वो भी अपन समझेंगे अभी। पहली बात आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आई स्क्वायर का एवरेज की वैल्यू आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आई है। ऐसे ही ई स्क्वायर के एवरेज की वैल्यू क्या आएगी बताना सब लोग, ई नॉट स्क्वायर बाई 2। कितना, ई नॉट स्क्वायर बाई 2। ओके, ई नॉट स्क्वायर बाई 2 सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। अब ई नॉट स्क्वायर बाई 2, ये आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अब क्यों आई स्क्वायर की वैल्यू पे चर्चा करी या क्यों इसके पीछे पड़े, ध्यान से सोचते हैं। एक चीज और डिफाइन करी गई इसके साथ साथ आगे, वो थी आई आर एम एस। ये आपने वी आर एम एस वगैरह हीट वीट में पढ़ा है, आपको याद हो तो ये वैसी ही बात है। आर एम एस वैल्यू का मतलब होता है आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर। उल्टा पढ़ो, स्क्वायर करो, मीन लो और रूट ले लो। स्क्वायर करो, मीन लो और रूट ले लो। स्क्वायर ये लो साहब कर लिया, मीन ले लिया, अब रूट और ले लो। मतलब ये वैल्यू है क्या रिलेटिव में, रूट आई स्क्वायर खोपचा। खोपचा मतलब एवरेज, खोपचा मतलब एवरेज। बहुत बढ़िया, तो आई स्क्वायर खोपचा। ओके, तो वैल्यू कितनी आई, आई नॉट बाय रूट 2।
That is the most important formula for current in alternating current, IRMS. In the same way, what is the value of ERMS? E naught by root 2. What is the value of ERMS? E naught by root 2. तो IRMS equals to I naught by root 2, ERMS equals to E naught by root 2. सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक. अब क्यों इसके पीछे पड़े? चलो देखते हैं क्यों इसके पीछे पड़े, वो देखते हैं भाई. अच्छा क्यों RMS IRMS? मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा लॉजिक की. अच्छा इसलिए करते हैं सर. रियलिटी में अगर हम चर्चा करें तो हमारे घरों पे जो बिल आता है वो एनर्जी का भरा जाता है. किसका भरा जाता है? एनर्जी का. यूनिट वाइज आपको याद हो तो अपन यूनिट वाइज. अब एनर्जी निकालनी पड़ती है हमेशा. कोई भी रजिस्टर में अगर करंट आई बह रहा हो तो उसमें करंट निकालने का हीट निकालने का तरीका होता है इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी. याद है? भूल गया? हाँ. मान लो कि हमारे घरों में रजिस्टर हैं तो करंट की वैल्यू तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है. मतलब आपसे पूछा जाए ये बल्ब जो जल रहा है ये कितनी एनर्जी खाएगा, तो आप क्या करोगे? कितनी एनर्जी खाएगा तो आप क्या करोगे? आप करोगे कि भाई जो है हीट निकाल लो. हीट कैसे निकालोगे भाई? ऐसे निकालो भाई. हीट ऐसे निकालोगे तो भाई इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्या भाई? बिल्कुल करना पड़ेगा. मान लो बोलो एक घंटे में कितनी एनर्जी खर्च हुई, तो आप यही करोगे जो मैंने लिखा है, आई बराबर आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी. जब मैंने इसे बहुत ध्यान से देखा तो मैंने देखा यार ये देखा देखा से लग रहा है. मैंने सोचा कि आर को तो बाहर ले आऊं. ये इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी सारा देखा देखा लग रहा है. क्या है ये? ओह, मैंने ध्यान दिया तो ये तो खोपचाई स्क्वायर से रिलेटेड है. कुछ याद करो, खोपचाई स्क्वायर क्या था? आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाई टी 0 to t. यही था कि नहीं था? इसकी वैल्यू क्या खोपचाई स्क्वायर टी लिख सकते हैं? बट खोपचाई स्क्वायर कितना है? आई नॉट स्क्वायर 2. हाँ, क्या मैं इस वाली टर्म को ऐसे लिख सकता हूं? आर इनटू, उधर देखो क्या लिख सकता हूं? खोपचा आई स्क्वायर डी टी. यानी कि लिख सकता हूं खोपचा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू टी. हाँ, क्या ये आई नॉट बाई रूट 2 इज आई आर एम एस? कितना? आई आर एम एस. मतलब क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर इंटू टी. हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं. क्या यही मेरे घरों में एनर्जी जाती है? हाँ भाई. अब क्या करें? तो और अक्कल लगाई. हमने सोचा कि मैं इसकी बजाय ऐसा मान लूं कि रजिस्टर में करंट आई नॉट बाय रूट 2 जा रहा है तो टी टाइम में कितनी हीट जनरेट होगी? तो आई नॉट बाय रूट 2 का होल स्क्वायर आर इंटू टी. अरे ये और ये तो सेम है. मतलब अगर मैं इस सिस्टम को कैलकुलेशन के लिए इस सिस्टम से रिप्लेस कर दूं तो क्या हीट कैलकुलेशन सेम आएगी? क्या सेम आएगी? हीट कैलकुलेशन. हमारे घरों में कैसी सप्लाई रोजमर्रा की जिंदगी में, वो क्या हमें रोज रियलिटी में जो बिल लाते होंगे वो क्या रोज खूब एनर्जी कैलकुलेट करनी होती होगी उनको? हाँ. क्या बार बार इंटीग्रेशन करना समझदारी है? कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो काम कर जाए. शॉर्ट ट्रिक है. शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपके घरों में जो करंट आ रहा है उसको अगर आप एक कांस्टेंट करंट आई नॉट बाय रूट 2 जिसको हमने आई आर एम एस नाम दिया है उससे अगर रिप्लेस कर दें तो भी वो ही कैलकुलेशन आएगी टी टाइम में जो पहले आ रही थी. बट विच इज द इजियर मेथड टू कैलकुलेट एनर्जी? ऑब्वियसली द सेकंड वन. सो वी यूज इट एज अ शॉर्ट ट्रिक टू कैलकुलेट एनर्जी इन अवर हाउस होल्ड. दैट इज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ इन current electricity also. We have assumed that the current is constant when we have taken bulb 60 watt 100 watt, but we are using the alternating supply. You haven't asked me that why we are using that. I suppose we are taking the alternating supply. The answer is here, that we have considered its constant value, that is I naught by root 2, or we can say RMS value. Got my point? Correct?
सो वाई वी आर टेकिंग आई स्क्वायर एवरेज, क्या उसका फंडा एकदम क्लियर है? क्योंकि वो हमारी कैलकुलेशन को क्या कर देता है? छोटा। अगर हम करंट जो वेरिएबल आ रहा है उसकी बजाय IRMS और ERMS मान लें तो एनर्जी की कैलकुलेशंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एनर्जी कैलकुलेशंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया, इसलिए ऐसे करा जाता है। चलो भाई स्क्रीन स्टॉप करो और उतार लो बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है। ओके, बहुत सुंदर। चलो भाई उतार लिया, अब आगे देखते हैं। अब अपन और आगे चलते हैं। अच्छा भाई ये बात हम समझ गए, ठीक भाई। थोड़ी बहुत घर परिवार की चर्चा कर लेते हैं, उसमें क्या बुराई है यार। घर परिवार की चर्चा कैसे, मतलब हमारे घरों में कैसी सप्लाई आती है, क्या होता है, कैसे होता है, यूएस सिस्टम क्या है, छोटी छोटी चर्चाएं जल्दी जल्दी करते हैं। आइए, जो आपको लिखनी चाहिए, हमारे इंडियन सिस्टम में अगर बात करी जाए तो सप्लाई आती है एसी। कैसी आती है? एसी सप्लाई आती है। कनेक्शन पैरेलल में होते हैं कि सीरीज में? पैरेलल में। पहले बता चुका हूं पैरेलल में क्यों होते हैं। सीरीज में होंगे तो एक चीज खराब हो जाएगी तो सब खराब हो जाएंगी, सब चलना बंद हो जाएंगी। पैरेलल में होगी तो जो खराब होगी वो ही खराब होगी। इसलिए हमारे घरों में कनेक्शन पैरेलल होते हैं। सप्लाई एसी आती है, और सप्लाई एसी जो आती है वो आती है कितनी, बोलो कितनी सप्लाई आती है? किस फ्रीक्वेंसी, किस पे? जब बल्ब खरीदने जाते तो क्या लिखा होता है उस पे? 220 वोल्ट्स। कितने वोल्ट्स? 220 वोल्ट्स, 50 हर्ट्ज। अब सोच के देखो ये साला 220 वोल्ट क्या है। हमारे घरों में सप्लाई तो कुछ इस प्रकार की आती है, पर जब मैं बल्ब खरीदने जाता हूं तो ये लिखा होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। लिखा होता है नहीं लिखा होता? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ई बराबर E0 sin ओमेगा टी। पर हमने तो ऐसा पढ़ा था सर, आपने तो ऐसा बताया था सर, हमें हमारे घर पे ऐसी सप्लाई आती है। तो ये क्या वैल्यू है? E0 नहीं, ये E0 नहीं है, ये ERMS है। यानी कि ये रियलिटी में वैल्यू है E0 बाय √2। 50 हर्ट्ज का मतलब 50 साइकिल एक सेकंड में। यानी कि हमारे घरों पे सप्लाई आती है उसमें करंट एक सेकंड में 100 बार जीरो होता है। मतलब जो बल्ब जल रहा है वो एक सेकंड में 100 बार बुझता है और 100 बार जलता है। ऐसा मत देखो आज तक नहीं दिखाई दिया, अब भी नहीं दिखाई देगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो इतनी रफ्तार में होता है, एक सेकंड में चला 100 बार। एक सेकंड में 100 बार अगर होगा तो कैसे पता पड़ेगा? पता ही नहीं पड़ेगा। इसलिए पता नहीं पड़ता, बट होता ऐसा ही है। तो जो आपको बल्ब पे लिखा होता है वो आरएमएस वैल्यू लिखी होती है। बोलो क्लियर? यानी कि हमारे घरों में आने वाली सप्लाई की E0 वैल्यू कितनी है? इस E0 को कहते हैं रियलिटी में पीक वैल्यू। क्या कहते हैं? पीक वैल्यू। ये कहलाती है पीक वैल्यू, है ना? ये पीक वैल्यू कहलाती है। चलो भाई बहुत बढ़िया, अच्छा है, पीक वैल्यू कहलाती है E बराबर E0 sin ओमेगा टी। ये पीक वैल्यू है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर। हाँ, अब अगर अपन बात करें तो E बराबर E0 sin ओमेगा टी, पीक वैल्यू ERMS इक्वल टू E0 बाई √2 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज। E0 वो कहलाती है पीक वैल्यू। इसकी पीक वैल्यू की वैल्यू कितनी हुई देखना 220 वोल्ट इंटू √2। ये लगभग आती है 311 वोल्ट। मतलब जो हमारे घरों में सप्लाई आती है उसका रियल पीक झटका 311 का है, 220 का नहीं है। कितने का है? 311 का। 50 हर्ट्ज का मतलब 50 साइकिल। अब ये इंडियन सिस्टम है, यूएस सिस्टम अलग है। हम तो वैसे ज्यादा बात में इंडियन सिस्टम की करेंगे, हम देशवासी हैं भाई, हैं। तो यूएस सिस्टम में जो है 110 वोल्ट 100 हर्ट्ज। ये हर देश का अलग अलग है। जनरली एशियन कंट्रीज में जितने भी हैं उनमें यही सिस्टम फॉलो करा जाता है। ऐसा आप कुछ नहीं कह सकते किसमें फायदा किसमें ज्यादा नुकसान। एक बार हमारे सिस्टम को जैसे डेवलप कर चुके हैं अब उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसे चेंज करने का कोई खास लॉजिक ऐसा नहीं है। ऐसा कोई बहुत किसी से सुपीरियर सिस्टम और लोअर सिस्टम नहीं है। किसी के कुछ फायदे किसी के कुछ फायदे, बट यूएस में सिस्टम अलग है। इसलिए मैंने आपको करंट सिटी के टाइम पे बताया था कि भैया बल्ब वाले सवाल कराए थे, 110 वोल्ट का बल्ब वहां ले जाओगे यूएस तो क्या होगा, ज्यादा चलेगा, ब्राइटनेस क्या होगी। अपने करंट सिटी के लेक्चर में करा हुआ है ये सब अपन ने, है ना? वही है ये सब। तो बेसिकली हमारे घरों में कनेक्शन पैरेलल आते हैं। हम एसी सप्लाई यूज करते हैं 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। और छोटी छोटी बातें करंट के बारे में जो हमें याद होनी चाहिए और इस सिस्टम के बारे में वो क्या क्या है ध्यान से सुनते हैं। और हमें पता होना चाहिए भैया ये जो करंट आता है, जो हमने करंट सिटी मैग्नेटिज्म इन सब में करंट सिटी में जो हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे, अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, वो सब क्या मेजर करते थे? करंट, वोल्टेज सब मेजर करते थे। वो क्या मेजर करते थे? एसी के डीसी, एसी के डीसी जो आपने अभी तक पढ़े थे ना, मीटर, वोल्ट मीटर, वो सब, अमीटर, वोल्ट मीटर, याद है? वो सब, गैल्वेनोमीटर, वो सब क्या मेजर करते थे? डीसी सप्लाई। वो एसी सप्लाई के लिए नहीं थे। एसी सप्लाई के इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं, ऑल्दो वो जेई के कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं उन्हें पढ़ा नहीं रहा हूं, एक बेसिक सा ध्यान दे रहा हूं। उन्हें बोलते हैं हॉट वायर अमीटर, हॉट वायर वोल्ट मीटर। हॉट वायर अमीटर,
हॉट वायर वोल्ट मीटर, ठीक। ये एसी सप्लाई के लिए होते हैं। पहली बात, एसी और डीसी मेजरिंग डिवाइसेस सेम होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग। पहली बात, अगर आप एसी सप्लाई को इनमें डाल दोगे ना, तो सोचो करंट ऐसे करता है डर, तो मीटर की जो निडल है वो ऐसे करेगी। सोच, 1 सेकंड में 100 बार कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो ड्यू टू इनर्शिया वो कहती है जब इधर जाके इधर आना ही है तो यहीं रुके रहो। जब 1 सेकंड में 100 बार मुझे इधर जाके इधर आना है तो इधर ही रुके रहो। तो जब भी हम एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई से पास करते हैं तो हमें 0 रीडिंग दिखाई देती है ड्यू टू इनर्शिया। ड्यू टू इनर्शिया एसी और डीसी मेजरिंग डिवाइसेस अलग होते हैं। एसी मेजरिंग डिवाइसेस हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्टमीटर होते हैं। इनकी वर्किंग एनर्जी पे बेस्ड होती है, वर्किंग एनर्जी बेस्ड, जो आरएमएस से बताई थी। इसलिए ये क्या मेजर करते हैं? पीक वैल्यू की आरएमएस वैल्यू। रीड आरएमएस वैल्यूज। जब आप इन इंस्ट्रूमेंट को यूज करोगे और मान लो उसने दिखाया 200 वोल्ट, यानी कि 200 वोल्ट क्या है? पीक की आरएमएस। बेसिकली ये दिखाते हैं आरएमएस वैल्यूज। इनका स्केल लीनियर नहीं होता, नॉन लीनियर स्केल होता है, क्योंकि ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल चलते हैं, आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो नॉन लीनियर स्केल होता है। आप इन चीजों को रट लें, बस आपके काम की बात यह है कि आपको रट लें इनको, क्योंकि कोर्स में नहीं है, बट एयरटेल में कभी कभी हो सकता है डायरेक्ट ऐसी चीजें पूछ ले। क्या क्या लिखना है मैं बताता हूं, पहले लिखें सब लोग कि एसी और डीसी मेजरिंग डिवाइसेस, लिखें सब लोग, एसी एंड डीसी मेजरिंग डिवाइसेस अलग अलग होते हैं। एसी एंड डीसी मेजरिंग डिवाइसेस अलग अलग होते हैं। जो हमने अभी तक पढ़े हैं, जो हमने अभी तक पढ़े हैं वह सब डीसी मेजरिंग डिवाइसेस थे। वह सब डीसी मेजरिंग डिवाइसेस थे। एसी मेजरिंग डिवाइसेस की वर्किंग, एसी मेजरिंग डिवाइसेस की वर्किंग एनर्जी पर बेस्ड होती है और वह आरएमएस वैल्यूज मेजर करते हैं, और वह आरएमएस वैल्यूज मेजर करते हैं। फुल स्टॉप, पैरा चेंज। अगर हम डीसी मेजरिंग डिवाइसेस से एसी मेजरिंग डिवाइसेस को, एसी सप्लाई को मेजर करने की कोशिश करेंगे तो 0 रीडिंग आएगी ड्यू टू इनर्शिया। तो 0 रीडिंग आएगी ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया। क्लियर है? ड्यू टू इनर्शिया। चलो एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं। मान लो मैं तुम्हें करंट का झटका दूं 2 लोगों को, रामलाल श्यामलाल दोनों को। एक को दिया 220 वोल्ट एसी, एक को दिया 220 वोल्ट डीसी। बताओ किसके प्राण ज्यादा निकले? 220 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट डीसी। स्टॉप करके सोचो, सोच लो तो फिर सुनो। खतरनाक है 220 वोल्ट एसी। क्यों? 220 वोल्ट एसी का मतलब ये 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है। तो पीक तो 311 हुई। पीक कितनी हुई? 311। तो खतरा 220 पे ज्यादा था कि 311 पे? डीसी में कांस्टेंट सप्लाई 220 थी, बट पीक वैल्यू 311 होने की वजह से एसी में क्या कभी न कभी तो 311 का झटका लगेगा। तो कौन सा खतरनाक झटका है, 220 का कि 311 का? 311 का। इसलिए 220 वोल्ट एसी इज मोर खतरनाक देन 220 वोल्ट डीसी। 220 वोल्ट डीसी। चलो भाई, ये बेसिकली इसकी जनरल चर्चा थी।
क्या थी? जनरल चर्चा। अच्छा भाई, जनरल चर्चा पढ़ ली। अब बेसिकली हमें जो इसमें पढ़ना है, जो हमारा मेजर चैप्टर है, वो तो है सर्किट थ्योरी। क्या है? सर्किट थ्योरी। तो सर्किट थ्योरी ही मेजर पार्ट है जहां से आपको सवाल मिलेंगे। ध्यान से देखें, सर्किट थ्योरी। कौन सी थ्योरी? सर्किट थ्योरी पढ़ते हैं भाई, बहुत बढ़िया। सर्किट थ्योरी मतलब रजिस्टर में कैसे बिहेव करता है करंट, कैपेसिटर में कैसे करता है, इंडक्टर में कैसे करता है, अपन सारी चीजें इसमें देखेंगे। चलो भाई देखते हैं सर्किट थ्योरी में कैसे। भाई वाह भाई, वाह भाई, मजा आया भाई। चलो भाई, सबसे पहले लिखो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अगर हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करें तो मान लो कि हमने ये रेजिस्टर लिया R और करंट बहाया ऐसे, और ये हमने अपनी सप्लाई लगाई ऑल्टरनेटिंग। मान लो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ उतना ही यहाँ, तो करंट आया E0 साइन ओमेगा टी बाई R, यानी कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। इसमें एक चीज देखो कि जब E 0 होगा तो I भी 0 होगा। अगर SHM में कभी पढ़ा हो तो ये SHM टाइप इक्वेशन है जिनके एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं बट फेज सेम है। मतलब इस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, जीरो फेज डिफरेंस। मतलब जब करंट जीरो तो पोटेंशियल जीरो, जब पोटेंशियल जीरो तो करंट जीरो, जब करंट मैक्सिमम तो पोटेंशियल मैक्सिमम। इसलिए इट इज द सिंपलेस्ट केस विद जीरो फेज। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट। इस पे कोई बहुत सवाल आने भी नहीं वाला है, बट इट इज सिंपल चर्चा। ये हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो मान लो अब अपन लेते हैं प्योरली तीन एलिमेंट बेसिकली हमारे हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। मान लो अब हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं। कौन सा? हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं, मान लो क्या लें? बोलो भाई। चलो भाई, कैपेसिटर लेते हैं। कैपेसिटिव सर्किट। चलो भाई, कुछ याद है कैपेसिटर के बारे में? सब लोग जानते हैं Q बराबर CV। ओके, चलो भाई, मान लो कि आपकी सप्लाई है, मान लो कि आपकी सप्लाई है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ये आपका C कैपेसिटर है, तो इसमें चार्ज कितना हो बताना? Q बराबर CV मतलब E0 C साइन ओमेगा टी। मुझे चार्ज थोड़ी चाहिए, मुझे तो करंट चाहिए, तो डिफरेंशिएट कर लो। dq बाई डी टी E0 C बाई ओमेगा। सही कर रहा हूं क्या? कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं? E0 साइन ओमेगा टी, तो Q बराबर कितना? CV, तो लिख दिया E0 C साइन ओमेगा टी। बोलो क्लियर है एकदम? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो अपने जो डिफरेंशिएट करा तो अपनी वैल्यू आई E0 ओमेगा C कॉस ओमेगा टी। बोलो क्लियर? हाँ भाई, ध्यान से देखो, तो ये करंट की वैल्यू आई E0 ओमेगा C। कॉस को क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू लिख सकते हैं क्या? साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कितना होता है? सोच लो, सेकंड क्वाड्रेंट। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इज साइन थीटा, मतलब कॉस थीटा। चलो भाई, बहुत बढ़िया। यानी कि अपन ने बोलिया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू E0 ओमेगा C। आप बहुत ध्यान दो, तो इसकी यूनिट क्या है? बोलो 1 बाई ओम। सोच के देखो, आई बराबर क्या होता है? E बाई आर टाइप्स। ये तो यूनिट लेस है, इसकी यूनिट क्या है? क्या यूनिट है इसकी? 1 बाई ओम। ध्यान से देखते हो, ऐसे लिख, आई बराबर E0 1 बाई ओमेगा C साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। 1 बाई ओमेगा C की यूनिट कितनी है? ओम। इसलिए इसे एक क्वांटिटी बोला जाता है XC। इसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कुछ नई नई टर्म्स आएंगी, आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। इसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, इसकी वैल्यू होती है 1/ωc। ओमेगा आप सब लोग जानते हैं, C इज द कैपेसिटेंस, इसे बोलते हैं 1/ωc से बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी यूनिट होती है ओम। क्या होती है? ओम। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, I बराबर E0 XC sin ωt प्लस π/2। अच्छा, आप एक खास बात देखो कि भाई E0 XC sin ωt प्लस π/2, इसमें जब E 0 है तो क्या I 0 है क्या? जब E 0 है तो क्या I 0 है क्या? नहीं। जब E 0 होगा तो I की वैल्यू मैक्सिमम होगी। देखो, जब E 0 होगा तो I की वैल्यू मैक्सिमम होगी। देखो, E 0 तो I के लिए मैक्सिमम, ओके, E 0 तो I के लिए 0 मैक्सिमम। अगर आप ध्यान से देखो तो करंट वोल्टेज से π/2 आगे कि पीछे? बोलो, आगे कि पीछे? आगे। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इनका फेज डायग्राम अगर बनाया जाए तो करंट को अगर बनाओगे ऐसे तो वोल्टेज पीछे कि आगे? पीछे। कितना पीछे? π/2। ऐसे फेज डायग्राम बनता है इनका। कौन लीड करता है? करंट। कितने से? π/2 से। और उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिफाइन करी गई है 1/ωc। बोलो, क्लियर है? ये सब टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। सवाल कैसे करते हैं मैं बताता हूं। स्टॉप करके उतार लो। अब सुन, सवाल छोटे छोटे कैसे आते हैं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। देख, मान लो मैं आपको बोलूं कि ये आपका कैपेसिटर है, ये आपकी सप्लाई है, मान लो करंट बह रहा है 2 sin ωt प्लस 30 डिग्री। XC की वैल्यू है, मतलब 1/ωc की डायरेक्ट वैल्यू दे दी मैंने। मान लो XC की वैल्यू है 5 ओम। आपसे पूछे E की इक्वेशन लिखो। अब आप एक चीज जानते हो कि करंट से वोल्टेज पीछे होता है कितना? 90। अच्छा, आप ये भी जानते हो, ध्यान से देखो पीछे, कि E0 की वैल्यू, किसकी वैल्यू? E0 की वैल्यू क्या I0 इंटू XC है? E0 की वैल्यू कितनी है? I0 इंटू XC। व्हाट इज XC? XC इज बेसिकली कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो E0 की वैल्यू है I0 XC। I0 कितना है बताना? 2। ऐसे कितना है? 5। तो E0 की वैल्यू कितनी आई? 10। तो E बराबर 10 साइन ωt। करंट से कितना पीछे? 90। करंट का फेज कितना है? ωt प्लस 30 से 90 और पीछे माइनस। दैट इज हाउ यू राइट। दैट इज हाउ यू राइट। ऐसे लिखता है, E लिखा जाता है E बराबर 10 साइन ωt प्लस 30 डिग्री माइनस 90। बोलो, क्लैरिटी एकदम पक्का? ओके। अगर आप इन पूरे प्रोसेस में बहुत ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा कि E0 बराबर I0 XC, ERMS इक्वल टू IRMS इंटू XC। जाहिर सी बात है, √2 से डिवाइड कर दो। बट E at any time t is equals to I at any time t into XC। दिस इज नॉट करेक्ट। ये वाली सही है, ये अलग अलग है। E का फंक्शन अलग आता है और I का फंक्शन अलग आता है, उसको ऐसे लिख नहीं सकते। ऐसा नहीं आप सोचो मेरे को कैपेसिटिव रिएक्टेंस मिल गई तो मेरे को रजिस्टर जैसा कुछ मिल गया, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ध्यान से देख, ये तो ऐसे कैसे लिख सकते हो? इनका तो फेज ही अलग अलग है, इसलिए ये लिख सकते हो पर ये लिख। इसलिए इस बात को बिल्कुल जहन में बिठा लें और याद रखें। चलो भाई, अगर आप एक बार एक चीज समझ जाएंगे ना तो आगे आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। ध्यान सुने आप।
अगर हम बहुत ध्यान देखें तो हमारा तीसरा जो अपना सर्किट है वो कौन सा है, वो है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। कौन सा सर्किट? प्योरली इंडक्टिव सर्किट। चलो लेट्स टॉक अबाउट प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट पे चर्चा करते हैं। देखो भाई, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट देखो, ये लो साहब, मान लो कि करंट बह रहा है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये आपका इंडक्टेंस L। इंडक्टेंस जानते हैं सब लोग। अब हम जानते हैं कि अगर ये करंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। कुछ याद है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता था? अच्छा, L ये रहा, डी आई बाई डी टी निकाल लो। देखो भाई, माइनस एल साइन एल डी आई बाई डी टी, तो आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। मैग्नीट्यूड से अपने को मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, ई नॉट। तो ई बराबर ई नॉट, वही माइनस मैग्नीट्यूड ले लेते हैं अपन, तो ई बराबर ई नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी को फिर क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओमेगा एल की फिर से यूनिट ओम, वो पुरानी कहानी से तेज बोल रहा हूं। ये कहलाता है एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहलाता है ये? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसे बोलते हैं ओमेगा एल। ठीक, ध्यान से देखो, वही एक्सेल से डिनोट करते हैं, ई बराबर ई नॉट एक्सेल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ध्यान से देखो तो करंट और वोल्टेज में कौन आगे, कौन आगे? वोल्टेज। कौन आगे? वोल्टेज आगे है। अगर वोल्टेज आगे है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, करंट इधर, वोल्टेज इधर, एंगल पाई बाई 2। कितना आगे है? पाई बाई 2। मतलब वोल्टेज किस में लीड करता है? इंडक्टर में। और कैपेसिटर में करंट, सीसीएल, ऐसे रट लो चाहो तो, सीसीएल। कैपेसिटर में करंट लीड करता है और इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस ऐसे जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए। और आगे चलते हैं भाई, इसी में एक सवाल और कर लेते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ भाई जो सर ने लिखा है अपने को आया कि नहीं आया। देखो बिल्कुल जैसा कैपेसिटर में करा, देखते हैं, बिल्कुल सुने क्या। देखो वही पुरानी बात, वैसे का वैसा ही। मान लो कि आपको इंडक्टर दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है कि इंडक्टर में ऐसे खुपाच खुपाच खुपाच, यहां से देखो तो आपको इंडक्टर एल, आपको मान लो डायरेक्ट एक काम करो, एक्सएल की वैल्यू दे दी 2 ओम, आपको बोला ई की वैल्यू है ई नॉट 10 साइन ओमेगा टी प्लस 150 डिग्री। तो बताओ करंट की इक्वेशन लिखो। क्या हम जानते हैं करंट आई नॉट बराबर ई नॉट बाई एक्सएल। बिल्कुल, ई नॉट के लिए कितनी 10, एक्सएल के लिए कितनी 2, तो वैल्यू आई 5। तो करंट के लिए लिखी गई आई बराबर 5 साइन, इससे कितना पीछे होता है वोल्टेज से करंट? 90 डिग्री। यानी कि लिखा जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 150 माइनस 90, यानी कि 5 साइन ओमेगा टी प्लस 60, ओमेगा टी प्लस 60 आ गया। 5 साइन ओमेगा टी प्लस 60, 10 साइन ओमेगा टी प्लस 150। इस तरीके फिर से सवाल आएंगे तो आपके लिए करना कोई खास बात नहीं, कर सकते हैं, उनमें कौन सी खास बात है ना। चलो भाई और आगे चलते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको पता पड़ेगा। एक मिनट आया मैं, चलना आगे चलते हैं। अब मान लो अगर अपन बात करें तो रियलिटी में जो हमने प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़े वो रियलिटी में होते थोड़ी हैं।
यार जब भी कैपेसिटर होगा ना तो रजिस्टर होगा, और जब भी इंडक्टर होगा तब भी रजिस्टर होगा। तो रियल सर्किट प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव नहीं है रियलिटी में। लाइफ में अगर रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में कौन से सर्किट हैं? रियलिटी में सर्किट है आरसी और एलआर, मतलब जहां जहां सी है वहां वहां आर है, और जहां जहां इंडक्टर है वहां पे भी आर है। तो हमारे पास दो अलग टाइप की वैरायटी के सर्किट और है, आरसी एलआर, आरसी और एलआर, और फिर एलसी भी अपन पढ़ेंगे। आल्दो एलसी भी रियलिस्टिक नहीं है इसलिए उस पर बहुत चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि एलसी के साथ भी आर आएगा ही आएगा। इसलिए जो दो और इंपॉर्टेंट सर्किट है वो है आरसी और एलआर। तो हम पढ़ते हैं आरसी सर्किट। कौन से सर्किट? आरसी सर्किट। देखो अब थोड़ा बहुत है ना वो एसएचएम में जो अपन ने पढ़ा था ना, कॉम्बिनेशन वॉम्बिनेशन, वो सब काम आएगा। आरसी सर्किट पे चर्चा करते हैं। ये आर, ये सी, ये आपकी सप्लाई खुपच, ये ऐसे, ये एक्सी, ये आर, एक्सी है आर, ओके। आर और एक्सी दोनों आ गए। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो मान लो कि सर्किट में ये आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है। अब पुरानी बातें याद दिलाऊं तो मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, तो आप सिंपली लिख दोगे आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल, सो यू विल राइट, आपको पता है कि एल में कौन लीड करता है? पोटेंशियल की करंट। बताओ पोटेंशियल की करंट, पोटेंशियल, तो उसे लिखा जाएगा आई नॉट इंटू एक्स सी साइन वी सी, सॉरी अपन कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, तो वी आर वी सी आई नॉट एक्स सी। अब कैपेसिटर में अगर अपन बात करें तो कैपेसिटर में कौन लीड करता था? करंट ऐसे होता था और वोल्टेज पीछे होता था। तो आई नॉट एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। वी आर बराबर आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, वीसी बराबर आई नॉट एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। क्लियर है एकदम? टोटल अगर ई चाहिए, ई तो इन दोनों का समेशन है ये बेसिकली वी आर और वीसी का। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो वी आर और वीसी को जब आप जोड़ोगे ना, वी नेट इज व्हाट? वी आर प्लस वीसी। ध्यान दो तो आई नॉट तो कॉमन आ गया, तो क्या बचा? आर साइन ओमेगा टी प्लस एक्ससी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तुम्हें अगर ध्यान से देखो ना तो ये दो एसएचएम का कॉम्बिनेशन है ये। और याद करो एसएचएम के कॉम्बिनेशन को जोड़ने की एक शॉर्ट ट्रिक हुआ करती थी। देख A1 A2 हो गए, या इसे A1 ले लो और इसे A2 ले लो, ध्यान से देखो वो अच्छे से समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? ये क्या है? ये दो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। याद है A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो उनके बीच में जो होता था उनको ऐसे जोड़ते थे, याद है? ये छोटा फेज है तो इसको पहले लेंगे, इसको बाद में। ध्यान देख, इधर आर, ध्यान देख लो अच्छे से, आई नॉट आर जोड़ने का तरीका, ये आई नॉट आर, ये आई नॉट का बाहर ही रख लेते हैं यार, ये एक्सी, इन दोनों का रिजल्टेंट ये कितना आया? अंडर रूट एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये एंगल अल्फा। ध्यान दें डायरेक्ट तो कैसे लिखेंगे? आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। तो नीचे आया ग्राफ, सही है क्या? सही कर रहा हूं क्या? एकदम बिल्कुल सही कर रहा हूं। देखो ये कहां से ले आए सर आप डायरेक्ट? अरे सब पढ़ा हुआ है अपन ने किसमें? एसएचएम कॉम्बिनेशन। देख शॉर्ट ट्रिक है, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को जोड़ने का तरीका, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर दैट इज A नेट cos स्क्वायर अल्फा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल, इसलिए अपन ने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया अंडर रूट एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ध्यान देखो इस ग्राफ को। असलियत में बताऊं, एक बच्चे को जैसे ये दिखाई देता है ना ये सवाल, उसको डायग्राम बना लेना चाहिए, और जैसे वो डायग्राम बनाता है उसे इक्वेशन आ जानी चाहिए, है ना? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये आई नॉट है, ये देखो तो इसकी वैल्यू फिर इसकी मतलब इसकी जो अपने यूनिट है वो फिर से ओम है। इसे बोलते हैं जेड, जेड का मतलब इंपिडेंस। तो टर्मिनोलॉजी याद करनी पड़ेगी। इसे बोलते हैं इंपिडेंस, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, दिस इज नोन एज इंपिडेंस। क्या कहलाती है? इंपिडेंस।
तो Z बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज नोन एज इंपीडेंस, इसकी यूनिट फिर ओम होती है। तो आपको जो रिलेटिव में फंक्शन आता है ना V का, वो आता है आई नॉट Z साइन ऑफ फेज ऑफ करंट माइनस अल्फा। अगर आप अल्फा को ध्यान से देखो तो अल्फा इज tan इनवर्स XC बाई आर। पहली बात जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना वो आपको याद होना चाहिए अच्छे से, जैसे मुझे याद है, समझ में आके, कोई एस्केप नहीं है। जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए अच्छे से। स्क्रीन स्टॉप करो, लिख लो सब और रट लो, ठीक। चलो एक इलस्ट्रेशन लूंगा तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी जो मैंने पढ़ाया है। ध्यान से देख कैसे, लेट मी टेल यू। एक आरसी सर्किट पे सवाल ले लेते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एक अच्छे बच्चे को एंड आते तो लगे बार बार एक ही चीज पढ़ा रहा है, लगना भी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज पढ़ाऊंगा, बोर हो जाओगे आप। अब लगे बार बार वही तो पढ़ाता है, बट बार बार वही है, एक बार समझ आया तो टेंशन ही नहीं है उसमें। खैर चलो अपन एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। एक आर एक सी, आपकी सप्लाई ऐसे, ध्यान से देखो, बहुत सारी चीजें मैं आपको लिख के बताऊंगा। मान लो ये है 3 ओम, मान लो ये है 4 ओम, एक्सी की वैल्यू है 3 ओम, एक्सएल की सॉरी आर की वैल्यू है 4 ओम, ई की वैल्यू है मान लो 10 साइन, कुछ भी डेटा ले लेते हैं, 10 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। मुझे भी नहीं पता क्या क्या आंसर आने वाले हैं। मैं आपसे बहुत सारे सवाल इसमें पूछ लेता हूं कि बताओ आपकी ERMS की वैल्यू क्या होगी, बताओ आपकी Z की वैल्यू क्या होगी, बताओ आपकी I नॉट की वैल्यू क्या होगी, बताओ आपकी RMS की वैल्यू क्या होगी, बताओ आपका I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t क्या होगा। ये सब मान लो मैं आपसे पूछ लूं। Z अभी अभी अपन ने निकालना सीखा। फिर से स्क्रीन स्टॉप करो, सवाल ट्राई करो, पहले स्क्रीन स्टॉप कर लो, ट्राई कर लो, ठीक। मैं सॉल्यूशन बताता हूं। आप देखो इधर अपन ने देखा तो XC लिखा, XC कितना 3 ओम, R कितना 4 ओम, रिजल्टेंट कितना 5 ओम। ओ भैया बहुत बढ़िया, 5 ओम, कितना 5 ओम। हम जानते हैं जिधर रजिस्टर है उधर करंट होता है, तो बेसिकली करंट और ये वोल्टेज और ये आपका एंगल अल्फा, ठीक। तो ध्यान देखो, तो ये 3 ये 4, तो एंगल कितना हुआ, और ये 5 है, तो 5 अपना क्या हो गया Z, तो Z तो अपना 5 आ गया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक। ERMS की वैल्यू होती है 10/√2, ठीक ठीक। चलो अब यहाँ पे Z की वैल्यू देखते हैं। अच्छा I नॉट के लिए कितनी होती है देखना भाई, E नॉट बाई Z कितनी होती है, E नॉट बाई Z, तो 10/5 कितना हुआ 2 ओम, ये भी सॉरी 2 एम्पियर, ये भी ठीक है। IRMS के लिए कितनी हो गई 2/√2, ये भी क्लियर हो गया। चलो भाई I की वैल्यू अगर अपन बात करें तो देखते हैं पहले, ये वोल्टेज, ये I, ये V, ध्यान देखो तो अल्फा की वैल्यू कितनी 5 cos, ये 53 हुआ, बोलो क्लियर। यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो वोल्टेज से करंट, करंट आगे है वोल्टेज से कितना 53 डिग्री। हमें क्या गिवन है E, तो यानी कि E का मतलब पोटेंशियल गिवन है, तो पोटेंशियल करंट कितना आगे 53 डिग्री। ओके, तो लिखा जाएगा I बराबर I नॉट, I नॉट के लिए कितनी 2 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री फेज ऑफ I। ये किसका फेज है, किसका फेज है, ये V का। V से करंट 53 डिग्री ज्यादा है, तो 53, ये अच्छा पार्ट बोला है नहीं है, पक्का। मैं तो कह रहा हूं इसमें एक और टफ चीज बता देता हूं, हालांकि इसका कोई लॉजिक नहीं होता खास। देख कोई पूछ ले पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर, पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर होता क्या है, I नॉट R यानी कि 8, फेज किसके बराबर होता है करंट के बराबर, यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस 83। कोई पूछ ले पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, यानी कि I नॉट एक्सएल, I नॉट के लिए 2 यानी कि 6 साइन, याद कर करंट से, किससे, करंट से वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होता है, यानी कि ओमेगा टी प्लस 83 माइनस 90। पूरी पीएचडी है आरसी सर्किट में, ढंग से, तबीयत से एकदम, इसी ढंग से समझ लो इसको। टिपिकल फॉर्मेट है बिल्कुल ऐसा कैसा, किसमें आएगा एलआर में, आगे आने वाले सभी सवालों में। तो वीसी लिख दिया 6 साइन ओमेगा टी प्लस 83 डिग्री माइनस 90। क्लैरिटी एकदम।
चलो उतार लो, स्क्रीन स्टॉप करो, उतार लो। ओके, नेक्स्ट लिखें एलआर सर्किट। कौन सा सर्किट? एलआर सर्किट। नेक्स्ट लिखें एलआर सर्किट। देखो फिर से कहानी वैसी आने वाली है। एलआर सर्किट, एलआर सर्किट, ठीक भाई। एलआर सर्किट में क्या, वही सिंपल सी बात, आर एल एक्सएल आर, सप्लाई वही ई। मान लेते करंट आ रहा है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, पुराना रिपीट टेलीकास्ट है। तो देखो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर क्या होगा, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, जबकि पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर के इंडक्टर क्या होगा, आई नॉट एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्या नेट के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा? दोनों को अगर जोड़ना पड़ेगा तो लिखा जाएगा आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ध्यान से देखो तो ये फिर से दो एसएचएम का समेशन है। समेशन करने का मतलब आर इधर है, एक्सएल इधर है, दोनों का रिजल्टेंट जो कहलाएगा वो फिर से जेड कहलाएगा, और वो कहलाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यूनिट फिर से उसकी ओम होगी। ये एंगल अल्फा कहलाएगा, ध्यान से देखो तो कहलाया जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इंटू साइन फेज ऑफ करंट, फेज ऑफ करंट प्लस अल्फा। फिर से वही बात, पोटेंशियल लीड करता है किसमें, इंडक्टर में, और कैपेसिटर में कौन लीड करता है, करंट। कौन करता है, करंट। तो आई नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन फेज ऑफ करंट प्लस अल्फा। ध्यान से देखो तो टेन अल्फा की वैल्यू एक्सएल बाई आर कितनी है, एक्सएल बाई आर। बहुत बढ़िया, टेन अल्फा की वैल्यू आई एक्सएल बाई आर। बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। देख इधर ध्यान से, आई नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्सी स्क्वायर साइन फेज ऑफ करंट प्लस अल्फा। वही पुरानी कहानी सब। डायरेक्ट डायग्राम देख के सब कहानी करनी चाहिए, ग्राफ बनाना चाहिए, और पता पड़ गया भाई साहब। इधर करंट, इधर वोल्टेज, एंगल कितना, अल्फा। इंपिडेंस अपन जानते हैं, कई किताबों में 1/z को एडमिटेंस भी बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी को इसके लिए परेशान होने की खास जरूरत नहीं है। ऐसे बिल्कुल ऐसा ऐसा सवाल कराया जाएगा, वही जैसे आरसी पे कराया गया था। एक कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। स्क्रीन स्टॉप करो और लिख लो, मतलब उतार लो। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। इधर देख, नेक्स्ट इज व्हाट, इसी पे एक इलस्ट्रेशन, फिर इस पे और थोड़ी एक आध बात बताऊंगा। देखो ध्यान से, कैसे सुने। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो सोच कि भाई, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो सोच कि भाई वही आर और एल वाला सवाल जल्दी से कर देते हैं। 4 ओम 3 ओम एक्सएल, ये सप्लाई ऐसे मान लो कि ई की वैल्यू 20 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। ठीक, तो आपसे क्या क्या पूछा गया है मैं आपको बता देता हूं। आपसे पूछा गया आई नॉट जेड, आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, 3 मेजर। बाकी आई आर एम एस, ई नॉट, ये सब तो दिखाई दे ही रहे हैं, उसमें कौन सी ऐसी खास बात है। ठीक, ये 3 चीज बतानी है। स्क्रीन स्टॉप करो और सवाल करो, स्क्रीन स्टॉप करो और सवाल करो। चलो और देख, सबसे पहले ग्राफ बनाना है। हम सब लोग जानते हैं आर तो इधर ही बनाया जाता है। आर की कितनी है 4, ये कितनी है 3, तो रिजल्ट कितना है 5, जेड कितना हो गया 5। बहुत बढ़िया, ये एंगल कितना 37 डिग्री, जेड की वैल्यू 5 आ गई। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, जेड की वैल्यू 5 आ गई। आई नॉट की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट की वैल्यू होती है ई नॉट बाई आर, यानी कि कितना 20/5, यानी कि वैल्यू हो गई 4। आई टी की वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि करंट पीछे होता है कि आगे होता है भाई, करंट पीछे होता है, पीछे होता है भाई। कितना पीछे है भाई, 37 डिग्री पीछे है भाई, यानी कि 20, यानी कि लिखा गया साइन ओमेगा टी प्लस 60 माइनस 37 डिग्री। खत्म। वोल्टेज से 37 डिग्री पीछे है ना,
वोल्टेज से 37 डिग्री पीछे, और आई नॉट की वैल्यू कितनी है भाई, आई नॉट की वैल्यू 4, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर, एकदम पक्का, सोच लो, चल उतार लो, रब करो और आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, इस पे अगर अपन बात करी जाए तो कैसे आते हैं, मैं आपको सिंपल सिंपल सी कहानी बताता हूं, देखो ध्यान से। आपको बोला जाए, आपको एक सवाल लिखाता हूं, लिखें, इफ वी अप्लाई 10 वोल्ट डीसी सप्लाई, इफ वी अप्लाई 10 वोल्ट डीसी सप्लाई to a LR circuit, then we will get 3 ampere current या 5 ampere current, 3 नहीं 5. If we apply 10 volt DC supply to a LR circuit, then we will get 5 ampere current. कितना एम्पियर, 5 ampere current. Now if we apply 10 volt AC supply to the same LR circuit, now if we apply 10 volt AC supply to the same LR circuit, then we will get 3 ampere current, then we will get 3 ampere current. Find out the inductance of the inductor. Find out the inductance of the inductor. Clear? पक्का? स्क्रीन स्टॉप करो और सोचो सवाल, है ना? फिर मैं आपको बताता हूं, देखो देखो मेरे से बोला एक डीसी सप्लाई लगाई 10 वोल्ट की, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम यू विल गेट व्हाट, 5 एम्पियर करंट। याद करो तो आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडक्टर का कोई रोल नहीं रहता, मतलब 10/R की वैल्यू 5 है, मतलब आर की वैल्यू 2 ओम है, ठीक। फिर बोला कि एसी सप्लाई लगाई कितनी, ये 2 ओम पता पड़ गया, 10 वोल्ट, मतलब ये आरएमएस वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, आरएमएस। तो करंट आया 3 एम्पियर। फिर से करंट अगर सिर्फ ऐसे बोला 3 एम्पियर, इसका मतलब वो आरएमएस वैल्यू। जब इसे बोला जाए ना एन एसी करंट ऑफ 3 एम्पियर, इट मींस वो पीक आरएमएस की कुछ और, दैट इज पीक की आरएमएस। आरएमएस ये सब आरएमएस वैल्यूज हैं। कौन सी वैल्यूज है, आरएमएस। तो 3 एम्पियर यानी कि आई आरएमएस इक्वल्स टू ई आरएमएस बाई जेड। जेड इज व्हाट, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आई आरएमएस के लिए कितनी, 3, ई आरएमएस के लिए कितनी, 10, आर के लिए कितनी, 2, तो 2 स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। बोलो यहां से क्या निकल जाएगा, एल। क्या निकल जाएगा, एल। बेसिकली दिस इज ए प्रैक्टिकल मेथड टू कैलकुलेट इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। ये एक बेसिक प्रैक्टिकल तरीका है लैब में इंडक्टेंस निकालने का। क्या निकालने का, इंडक्टेंस निकालने का प्रैक्टिकल मेथड है। दिस इज ए प्रैक्टिकल मेथड टू कैलकुलेट इंडक्टेंस। क्या आपको सवाल एकदम क्लियर है, क्या आपको सवाल समझ आया है? चल उतार लो, स्क्रीन स्टॉप करो, उतार लो और सुन। इसकी एक और अच्छी एप्लीकेशन है, सिंपल सी, जो है चॉक कॉइल। सुना है क्या, चॉक कॉइल? ध्यान देख क्या है वो, इसकी एलआर सर्किट की एक और एप्लीकेशन, जिसे हम बोलते हैं चॉक कॉइल। कौन सी कॉइल, चॉक कॉइल। चॉक कॉइल पे चर्चा करते हैं। अच्छा भाई, चॉक कॉइल पे क्या चर्चा है, देखो भाई, थोड़ी देर रुक जाते हैं, 5 मिनट।
चलो भाई, अब हम पढ़ते हैं चॉक कॉइल। क्या पढ़ते हैं? चॉक कॉइल। चॉक कॉइल सिंपल सी एप्लीकेशन आपने देखा होगा, ट्यूबलाइटों में लगी होती है चॉक कॉइल। घर पे हम इस शब्द का प्रयोग कई बार करते हैं। आप ऐसा समझो कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हमें चॉक कॉइल नीडेड है। ऐसा समझो हमारी जो लाइट है हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट है। कितनी है? 220 वोल्ट। अब अगर हमें 220 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, 220 वोल्ट की सप्लाई है। पर दिक्कत ये है कि हमारी लाइट जो है ना, जैसे ट्यूबलाइट है हमारी, ऐसा समझो इसे 220 वोल्ट की सप्लाई नहीं चाहिए, इसे 40 वोल्ट की चाहिए या 50 वोल्ट की चाहिए। बेसिकली अगर इसे हम 220 वोल्ट की सप्लाई पे चलाएंगे तो ये फूट जाएगी, ऐसा समझो। अब यार बेसिकली हमारे घरों में सप्लाई तो 220 वोल्ट की आ रही है, हमें चाहिए 50 वोल्ट की। तो किसी ने बोला उसमें कौन सी खास बात है यार, सीरीज में रजिस्टर जोड़ दो ट्यूबलाइट के, तो वोल्टेज कुछ रजिस्टर में चला जाएगा। सबने बोला हाँ इसमें क्या है, चला जाएगा। कर भी दिया। थोड़े दिन चला तो देखा कि एक तो बिजली का बिल भी ज्यादा आ रहा है क्योंकि रजिस्टर है, और साला कमरा और गर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर में हीट जा रही है। अब तो उसे नुकसान भी हो रहा है हमें, एक तो कमरा गर्म हो रहा है, दूसरी बात हमारी एनर्जी फालतू जा रही है। सोचा यार इसका कुछ और सोल्यूशन है, सोचा इंडक्टर लगा लेते हैं। क्या लगाते हैं? इंडक्टर। देखो मान लो कि अगर हम ये एलसीआर सर्किट जो अपने एलआर सर्किट पढ़ा, इसको अगर हम ऐसे सर्किट के रूप में यूज ले जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप कराए। क्या कराए? हमारा पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर वो कराए तो बेसिकली अपन क्या करें, और एनर्जी की भी कम खपत करें क्योंकि इंडक्टेंस में वो चीज चली जाए। तो ये समझो इस सिस्टम को हम एक ट्यूबलाइट के साथ जोड़ दें। किसी साथ? ट्यूबलाइट। तो बेसिकली फिर हमने 220 वोल्ट की सप्लाई से इसको जोड़ दिया। ये अपना सर्किट है, इसे हम बोलते हैं चॉक कॉइल। क्या बोलते हैं? चॉक कॉइल। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये क्या काम कर रहा है, ये बेसिकली आपके उसके पोटेंशियल को खा रहा है विदाउट मच लॉस इन एनर्जी। विदाउट मच लॉस इन एनर्जी। विदाउट मच लॉस इन एनर्जी कैसे? देखो मैं आपको समझाता हूं। ये एल और ये आर, ये आपका ट्यूबलाइट। अब अगर आप बहुत ध्यान से तो यहाँ पे भी तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो रिलेटिव में क्या होगा, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा कि जो आप पोटेंशियल ड्रॉप एल और आर के बीच में ले रहे हो, जो अपने ट्यूबलाइट और इसके बीच में ले रहे हो, वो जो मान लो कुल मिला के 220 वोल्ट है, तो इसमें भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप गया। पर जो पोटेंशियल ड्रॉप गया वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। सोच के देखो, वो अगर अपन बहुत सिंपल सी बात देखें तो अपन ने जो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप गया वो कितना गया? VL की अगर अपन VL नॉट की वैल्यू बात करें तो अपने को जो VL नॉट की वैल्यू या जो भी अपन V चॉक कॉइल के अक्रॉस गया, जो चॉक कॉइल के अक्रॉस गया वो क्या लिखा? V चॉक कॉइल के अक्रॉस जो V नॉट गया वो क्या लिखा गया? वो लिखा गया I नॉट इंटू Z, और Z कितना? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये मुझे चाहिए जो L के अक्रॉस पीक वैल्यू आई ज्यादा, ताकि मैं यहां से कम कर पाऊं। आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो एनर्जी जा किस मेरी? रजिस्टर में, इंडक्टर में, जो हीट की रूप में जा रही है वो जा रही है रजिस्टर में। तो यहाँ पे आर क्या होना चाहिए? कम। पर चूंकि मुझे इसको ठीक रखना है तो क्या ज्यादा होना चाहिए? एल। क्या ज्यादा होना चाहिए? एल। आर को हम जीरो नहीं कर सकते, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो सोचो हमें इस ट्यूबलाइट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप घटाना है, तो हमने एक ऐसी चीज लगाई जिसमें एल लगा लिया। एल लगाने से फायदा ये हुआ कि हमारा जो अपने को वैल्यू चाहिए थी ज्यादा, किसके अक्रॉस? इंडक्टर के अक्रॉस, ट्यूबलाइट के अक्रॉस कम करनी थी, वो तो मिल गई। बट रजिस्टर अगर हमने कम रख लिया, प्रैक्टिकली जीरो नहीं कर सकते, बट अगर कम रख लिया तो क्या हीट का लॉस कम हुआ? हीट का लॉस कम हुआ। तो बेसिकली हमारा पर्पस सर्व हो गया। तो चॉक कॉइल एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज टू रिड्यूस पोटेंशियल for the external circuit without much loss in energy। तो सोचो एक अच्छे चॉक कॉइल की क्वालिटी क्या है? एक अच्छी चॉक कॉइल की क्वालिटी क्या है? एक अच्छी चॉक कॉइल तब होगी जब इंडक्टेंस तो होगी ज्यादा और रेजिस्टेंस होगी कम, क्योंकि रेजिस्टेंस होगी कम तो लॉस होगा कम, और इंडक्टेंस होगी ज्यादा तो जो हमारा पर्पस है कि हम पोटेंशियल ड्रॉप कराना चाहते हैं उसके अक्रॉस, वो हमारा पर्पस सर्व हो जाएगा। बोलो क्लियर है एकदम? सो इट इज ए सिंपल यूज ऑफ एलआर सर्किट। व्हाट? एलआर सर्किट। जो बनाया हो बनाओ, जो लिखा रहा हूं लिखो। क्या लिखना है? सुने, लिखें। अ गुड चॉक कॉइल हैव हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस। अ गुड चॉक कॉइल हैव हाई इंडक्टेंस and low resistance, and it is used to reduce potential in the circuit without much loss in energy, without much loss in energy, without much loss in energy। खैर एनर्जी की चर्चा की बात करते हुए हम एक और चीज इसमें पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं?
पावर फैक्टर। क्या होता है ये पावर फैक्टर? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपने कभी कभी शायद अपने बिजली के बिल में भी ये सब बातें सुनी हो कि पावर फैक्टर क्या है, कैसे काम करता है, कैसे चीजें करती है। चलो भाई बहुत बढ़िया, पावर फैक्टर पे चर्चा करते हैं। एक्चुअली क्या है, मैं आपको पहले एक सिंपल सी बात बताता हूं। मान लो आप इतने सारे सर्किट अभी तक पढ़ चुके, पावर पे चर्चा करते हैं। मान लो ये करंट है आई, ये है वी। मान लो आई की इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ तो इनके बीच में एंगल है अल्फा, तो v की वैल्यू क्या हो गई, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, हमने बहुत सारे सर्किट पढ़े, आलसी एल आर से अपन सारे सर्किट पढ़ लिए। इन पे अपन एनर्जी की चर्चा कर लेते हैं, जो अपन v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। मान लो इस तरीके का आई और v का कोई भी एक जनरल सर्किट है, उसमें आई और v का कुछ ऐसा रिलेशन है, कोई भी सर्किट आर एल आर। अगर आप ध्यान से देखो तो प्योरली कैपेसिटिव होगा तो करंट और इसमें π/2 एंगल होगा, प्योरली इंडक्टिव होगा तो भी π/2 होगा। एल आर होगा, कौन होगा, एल आर। अगर एल आर होगा, एक मिनट, हाँ, तो v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरीके का अपना रीजन है। अच्छा ठीक भाई, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इंस्टेंटेनियस पावर, पावर क्या होती थी आपको याद करो, पावर होती थी वी आई। क्या होती थी, वी आई। वी कितना, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोल सही की गलत, बिल्कुल सही। इसको से लिख लो, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। बोलो सही है क्या, एकदम बिल्कुल सही। ध्यान से देखो तो पावर है, ध्यान से तो पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी है। हमें पावर चाहिए कंज्यूम्ड या पावर एवरेज चाहिए, पावर एवरेज की बात करते हैं हम। तो अगर एवरेज पावर निकालना तो अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था पावर एवरेज निकालने का तरीका। कोई भी फंक्शन जो टी का फंक्शन हो उसकी पावर निकालने का तरीका इंटीग्रल पी टी डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी। याद है, भूल गया, अपन ने करा था, हाँ भाई बिल्कुल। ध्यान दे, यहाँ पे ऐसा करेगा तो देखते रहो क्या दिखाई देगा, वी नॉट आई नॉट तो बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा तेज बताता हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन है प्योर। साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस ओमेगा टी। या नो, जब आप पहली टर्म को अंदर ले जाओगे तो आपकी टर्म्स कैसे बनेगी, ध्यान से देखो। आपकी टर्म्स बनेगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2। बोलो क्लियर। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो एवरेज लेने के लिए इसको ऐसे लिखें, पी एवरेज, देखना सबको समझ में आएगा। वी नॉट आई नॉट कॉस अल्फा एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाई टी प्लस साइन अल्फा बाई 2 एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी डी टी बाई टी इंटीग्रल डी टी या टी, जो भी लिखना हो। ध्यान से देखो तो इसका एवरेज साइन का होगा 0 और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाई 2 टी का एवरेज आएगा हाफ। कितना आएगा, हाफ। तो देख पावर एवरेज की वैल्यू क्या हुई, पावर एवरेज की वैल्यू हुई वी नॉट आई नॉट कॉस अल्फा बाई 2। तो देखो पावर एवरेज को लिखा जा सकता है, ध्यान से देखो, आई आर एम एस ई आर एम एस कॉस अल्फा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगेन, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस अल्फा। देख ऐसा फॉर्मूला आपने सब पढ़ा है पावर एवरेज का। वी आई रजिस्टर के लिए, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए ई और आई में कितना एंगल होता है, 0, तो cos 0 की वैल्यू 1। ये cos अल्फा क्या कहलाता है, दिस cos अल्फा इज नोन एज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हर सर्किट के लिए अलग अलग है। ये क्या है cos अल्फा, पावर फैक्टर। ध्यान देखो, आई आर एम एस ई आर एम एस cos अल्फा क्या है, पावर फैक्टर। दिखाई दे रहा है सबको पावर फैक्टर। अब हर सर्किट में अलग अलग पावर फैक्टर पूछे जाते हैं आपसे। आपके जो घरों में सप्लाई आती है उसमें भी पावर फैक्टर यूज होता है। अगर हम कुछ ऐसी चीजें यूज करें जिसमें पावर फैक्टर 90% से कम आने लग जाए, मतलब सरकार की एनर्जी वेस्ट हो रही हो, जो गवर्नमेंट सप्लाई अपने को दे रही है, तो अपने पे पेनल्टी लगाना चालू कर देती है। कभी बिल देखो तो ध्यान देना, उसमें पावर फैक्टर टाइप की एक चीज होती है। जनरली घरों में जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं उनके पावर फैक्टर सब 90, 95, 99% होते हैं, क्योंकि अगर पावर फैक्टर कम होगा तो बेसिकली वी आर वेस्टिंग अवर रिसोर्सेज और वेस्टिंग अवर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका फॉर्मूला है पी एवरेज इक्वल्स टू आई आर एम एस ई आर एम एस इंटू कॉस अल्फा, वेयर कॉस अल्फा इज द पावर फैक्टर। उतार लो स्क्रीन स्टॉप करके, फिर आगे बताता हूं। देखो आ जाओ, पावर फैक्टर पे और चर्चा अपन करते हैं। सिंपल सिंपल सी हर सर्किट जो अपन पढ़ते हुए आए हैं उसके बारे में उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, इधर देख, देख कैसे।
पावर फैक्टर, एक्चुअली अगर आप बहुत ध्यान देखो ना तो ऐसे आप करंट लेते थे, जो भी आप जनरली करते थे ना वो देख कैसा होता था, इधर आर होता था, ध्यान से देख तो इधर एक्सएल या एक्ससी कुछ होता था और ये आपका जेड होता था। एक्सएल के लिए समझा रहा हूं, तो ये आपका अल्फा होता था, यही बेसिकली आई और वी के बीच का एंगल होता था। अगर एक्ससी होता था तो नीचे होता था, आपको ध्यान हो तो, है ना, ऐसे अलग अलग होते थे। तो आप ध्यान से देखो तो जो पावर फैक्टर है उस पावर फैक्टर को कॉस अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, आर बाई जेड। जेड इज व्हाट, इंपिडेंस। जैसे अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा आर बाई जेड, अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग, है ना। अगर मैं बात करूं तो आपको अलग अलग सर्किट के लिए, अगर मैं आपको सिंपल सी बात करूं तो आपको क्लैरिटी से नजर आएगा। मान लो रजिस्टर ले लो, सॉरी सबसे पहले चालू करते रजिस्टर। रजिस्टर में वी और आई के बीच का एंगल 0। सो व्हाट इज पावर फैक्टर, कॉस अल्फा कितना 1, कितना 1। अगर मैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करूं, वी और आई में एंगल, प्योरली कैपेसिटिव की बात करूं, एंगल फाई की वैल्यू पाई बाई 2, यहां पे भी पाई बाई 2, पावर फैक्टर 0, इसलिए रियलिस्टिक सर्किट नहीं है। बोलो क्लियर। अगर मैं सर्किट की बात करूं एल आर, याद करो एल और आर में कौन लीड करता था, कौन करता था, वोल्टेज अल्फा से, कुछ याद है, अभी बताया कॉस अल्फा बराबर आर बाई जेड, कितना आर बाई जेड। बोलो क्लियर। ये आपका आई, ये आपका वी और ये आपका अल्फा, बोलो क्लियर है। ऐसे अगर आप आरसी सर्किट लेते थे तो देखो ऐसे आई, ऐसे वी, अल्फा अभी भी वही आर बाई जेड, इसलिए मैं कह रहा हूं डायरेक्ट आर बाई जेड रट लो, सब अपने आप आएगा। देखो रजिस्टर में जेड की वैल्यू आर ही होती है तो 1 आ गया, इसमें आर होता ही नहीं है तो 0, इसमें भी आर होता ही नहीं तो 0, आर बाई जेड। बोलो क्लियर है एकदम। ऐसे ही अगर आप एक्स मतलब एलसी सर्किट की भी वैल्यू ले लो तो वो भी पाई बाई 2 ही है, दोनों में जो अपना एंगल है वो, तो कितनी वैल्यू आएगी, जो अपना पावर फैक्टर है वो कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। तो ये सारी वैल्यूज अभी पावर फैक्टर भी डायरेक्ट आपसे कभी कभी पावर फैक्टर पूछ लिया जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट पावर फैक्टर फॉर ईच सर्किट, इट इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट पावर फैक्टर फॉर ईच सर्किट। जो मैंने आपके सामने बनाया आप ढंग से याद करो, आर बाई जेड। आपसे पावर जो आपकी एवरेज है उसको ऐसे लिखा जा सकता है, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू आर बाई जेड। इसे कई और फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ध्यान से देखो तो आई आर एम एस को क्या लिखा जा सकता है, आई आर एम एस को लिखा जा सकता है, ध्यान से देखो तो आई आर एम एस को लिखा जा सकता है वी आर एम एस बाई जेड, तो लिखा जाएगा वी स्क्वायर आर एम एस आर बाई जेड स्क्वायर। या वी आर एम एस को लिखा जा सकता है आई आर एम एस इंटू जेड, तो इसे लिखा जा सकता है आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। जेड ने जेड को मार दिया। जो फॉर्मूला जैसे यूटिलाइज करने के लिए बोला जाए, जो जो वैल्यूज आपको पता हो वो आप रख सकते हो, कोई परेशान होने वाली बात नहीं। देखो मैंने कोई गलती तो नहीं करी है, चेक कर लो अच्छे से, सिंपल सिंपल। कई बार आपसे बहुत सिंपल सवाल आएंगे, बिल्कुल आपसे पावर फैक्टर पे पूछ लो, उसमें कौन सी खास बात। देख पहले उतार लो सब लोग, ये एक आध छोटे छोटे सिंपल सिंपल सवाल कराता हूं पावर फैक्टर पे। देख उतार लो, उतार लिया, स्क्रीन स्टॉप करके उतार लो। देख चलो आओ। जैसे मान लो सिंपल सा मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि यार पावर फैक्टर बताओ, इसका कौन सी खास बात। देखो भाई एक्सएल की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 3, तो पावर फैक्टर कितना हुआ कॉस अल्फा आर बाई जेड। आर कितना है भाई 3, जेड कितना है भाई 5, खत्म 0.6 पावर फैक्टर छुट्टी। बस इतना ही, ऐसी चीजें पूछते हैं सिंपल सिंपल सी। पावर फैक्टर की वैल्यू समझ में आनी चाहिए। पावर पूछी जाए सर्किट में तो पावर एवरेज, आई आर एम एस, वी आर एम एस। अब मान लो मैं आपको पावर पूछ ली सर्किट में कितनी है, मान लो मैं आपसे बोलूं कि भाई ये इक्वेशन दी गई है, आई बराबर 2 साइन ओमेगा टी, ऐसे दी हुई है मान लो। अब आपसे पूछे बताया पावर बताओ, तो आपने देखा भाई पावर का फॉर्मूला होता है आई आर एम एस वी आर एम एस, तो आपने सोचा इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ आई स्क्वायर आर एम एस इंटू कॉस इंटू आर, या पावर फैक्टर से भी लिख सकता हूँ, जैसे आपको अच्छा लगे। तो आई आर एम एस कितना है देखो भाई 2/√2, कितना है 2/√2, और वी आर एम एस कितना है भाई,
VRMS क्या होगा? VRMS होगा IRMS बाई Z। VRMS क्या होगा? IRMS इंटू Z। तो आप लिख दो इंटू Z इंटू कॉस अल्फा के लिए कितनी? R बाई Z। Z ने Z को मार दिया, आंसर आ गया। R के लिए कितनी? 3, तो 2/√2, 2/√2, तो ये कितना हो गया? √2 2 और 2 इंटू R 6 वॉट आ गई। बोला ही नहीं है, खत्म। 6 वॉट। कितने वॉट? 6 वॉट। लो, ये आपके पावर फैक्टर के सवाल हो गए। किसके सवाल हो गए? पावर फैक्टर के। आगे बढ़ जाएं क्या? क्या पावर फैक्टर कैसे बेसिक सवाल कर लेंगे? चलो, अब हम जो इतनी देर से कहानी पढ़ रहे हैं ना, फिर से कहानी में कुछ नया नहीं है, अब सब पुराना हो चुका है। जो नई बात है वो ये है कि अब अपन सर्किट पढ़ेंगे LCR। फिर से कुछ नया नहीं है, हम सारे सर्किट तो पढ़ चुके हैं। अब LCR जोड़ लो, उसमें कौन सी ऐसी खास बात? देख, LCR सर्किट लिखे LCR, तीनों ले लो भाई। XC, XL, R, वही पुरानी कहानी रिपीट करता हूं जल्दी से। मान लो करंट दिया हुआ है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, तो आपको दिखाई देगा पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर इज I0 XL साइन ओमेगा टी। करंट से वोल्टेज लीड करता है π/2 से। पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर दिखाई देगा I0 XC साइन ओमेगा टी माइनस π/2, और पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर दिखाई देगा I0 R साइन ओमेगा टी। I0 R साइन ओमेगा टी, तो VL बराबर I0 XL साइन ओमेगा टी प्लस π/2, I0 XC साइन ओमेगा टी माइनस π/2, I0 R साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखो तो क्या फिर से 3 एसएसएम जोड़ने जैसी कहानी है। वी नेट के लिए क्या तीनों को जोड़ लिया जाए? तीनों को जोड़ने का मतलब वही फिर से I0, अगर अपन ध्यान से देखें तो आपको दिखाएगा R साइन ओमेगा टी प्लस XC साइन ओमेगा टी माइनस π/2 प्लस साइन ओमेगा टी प्लस π/2 XL। डायग्राम को अगर डायग्राम की तरीके से बनाया जाए तो R इधर, XC नीचे, XL ऊपर। सवाल करने के लिए XL ग्रेटर देन XC मान लेते हैं, कोई जरूरी नहीं ऐसा हो। अगर मान लें तो रिजल्टेंट कितना बचा? ऊपर XL माइनस XC इधर R, दोनों का रिजल्टेंट Z के लिए अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। Z बराबर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अगेन उसकी यूनिट ओम, ये एंगल अल्फा, ये I, ये V। अगर XL बड़ा होगा तो V लीड करेगा, XC बड़ा होगा तो करंट लीड करेगा। वही पुरानी बात, CCL कैपेसिटर में करंट लीड करता है, कैपेसिटर डोमिनेट करेगा तो करंट लीड करेगा, और अगर इंडक्टर डोमिनेट करेगा तो वोल्टेज लीड करेगा। तो ये VIR, ठीक है भाई। अगर मैं इसका फंक्शन लिखना चाहूं जैसे कि I में दिया हो तो V कैसे लिखेंगे? देखो, I0 इंटू Z इंटू साइन फेज ऑफ करंट प्लस अल्फा, where tan alpha equals to XL minus XC by R, where tan alpha equals to XL minus XC by R, XL minus XC by R आपके सामने। बोलो क्लियर है एकदम? चलो, एक सवाल कराता हूं, ढंग से क्लैरिटी आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं। सबसे ज्यादा यही सवाल आते हैं LCR के, होते कुछ नहीं, सब पुराने जैसे ही हैं, ये डरने की कोई जरूरत नहीं 1% भी, ये सब पुराने जैसे ही हैं, बिल्कुल चिंता ना करें उस बात की, है ना। तो सब लोग स्क्रीन पॉज करो और उतार लो, स्क्रीन पॉज करो उतार लो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल कराते हैं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी अपने आप। ये सबसे टफ सवाल है आज के इस चैप्टर का, जबकि मैं बताऊं आपको बहुत आसान लगेगा, आपको लगेगा इसमें क्या है यार। चलो देखते हैं कैसे, एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी, देखते हैं। आओ भाई, देखो भाई कैसे भाई, मान लो आपको बोला जाए वही आपके 3 सर्किट आपको दे दिए गए, बोलो क्लियर है, ये 3 ओम है, ये 12 ओम है, ये 8 ओम है, ठीक। ई की वैल्यू दी गई है 20 साइन ओमेगा टी और सब चीजें पूछी गई हैं।
मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब निकालना सिखाता हूं, या चाहो तो आपको क्या क्या निकालना है मैं बता देता हूं। आपको z निकालना है, आपको I नॉट निकालना है, आपको I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना है। तीन मेजर चीजें जो आपको निकालनी है। आपको पावर फैक्टर कॉस अल्फा भी निकालना है। स्क्रीन स्टॉप करो और ये निकाल लो तो फिर सॉल्यूशन देखो। ठीक, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले z बनाने के लिए r इधर 3, xl ऊपर 12, xc नीचे 8, 12 में से 8 गया 4, 4 और 3 5, इधर 4 इधर 3, z कितना आया भाई 5, एंगल कितना आया भाई 53 डिग्री, मतलब करंट और वोल्टेज में क्या 53 डिग्री का एंगल है। बहुत बढ़िया। आई नॉट की वैल्यू फिर से सब लोग देखें, 20 V नॉट बाई Z यानी कि 5 यानी कि 4 एम्पियर। क्या आई लिखा जाएगा 4 एम्पियर इंटू साइन ऑफ फेज ऑफ करंट पीछे है 53 डिग्री से, तो लिखा जाएगा ओमेगा टी माइनस 53 डिग्री। ध्यान से देखो तो ये क्या सब पुरानी कहानी है। किसी भी LCR सर्किट में अगर मुझसे ये पूछ लिया जाए तो मेरे लिए बताना कोई खास बात नहीं। हेलो, निकाल लेंगे, सब कुछ तो आता है हमें। वही पुरानी बात है, बस जैसे डायग्राम बनाना है, फिर से उसे इम्पीडेंसी कहते हैं। कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं बोलो, कर सकते हो क्या? पावर फैक्टर क्या होगा? R/Z। क्या होगा? R/Z। Z की वैल्यू कितनी? यानी 3/5 0.6। बोलो कि LCR सर्किट कर सकते हो? डर तो नहीं लगा? पक्का? चलो, और इसमें कुछ अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि LCR सर्किट एक बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। खैर, मैं आपको एक और चीज इसमें बताना चाहता हूं, आपको इस सवाल में ही समझ में आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VL नॉट, मतलब पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर की पीक वैल्यू, दैट इज इक्वल टू I नॉट इंटू XL। ऑब्वियसली I नॉट कितना आया बताना जरा? 4 इंटू XL कितना? 12, मतलब कितना? 48 वोल्ट। ओ, ऐसे ही VC नॉट निकालो, 8 इंटू 4 32 वोल्ट। आपको एक बात देख के आश्चर्य होगा कि सप्लाई जो ली है उसकी पीक वैल्यू 20 है, बट अगर मैं यहां आउटपुट ले लूं तो जो आउटपुट आएगा उसकी पीक वैल्यू 48 वोल्ट आई। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। इट इज वन ऑफ द यूज ऑफ LCR सर्किट। इनपुट सप्लाई 20 है, जबकि आउटपुट सप्लाई अगर इंडक्टर के अक्रॉस ले लो तो पीक वोल्टेज के लिए 48 वोल्ट आई है। इसका मतलब क्या वोल्टेज एम्पलीफाई हो गया? यस। सो दिस इज वन ऑफ द यूज ऑफ LCR सर्किट, दैट LCR circuit can be used as a voltage amplifier instrument. LCR circuit can be used as voltage amplifier circuit. कैसा सर्किट? वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट। बोलो, थोड़ी थोड़ी फील आई क्या? पक्का? गुड। अच्छा, और बातें करते हैं भाई इसमें, और क्या क्या है देखो, और चर्चा करते हैं। कैसे? देखो, मान लो कि हम कुछ और बात करें कि यार एक स्पेशल सर्किट लेते हैं, इसके Z पे अगर चर्चा करें, सोच के देखो तो सर्किट में मैक्सिमम एनर्जी का फ्लो कब होगा? मैक्सिमम एनर्जी, पावर कब सबसे ज्यादा होगी? पावर क्या होती है देखना भैया, क्या? I² RMS इंटू R, ऐसे लिख सकता हूं? पक्का? सोच लो, I² RMS का मतलब क्या लिख सकते हैं? वही E² RMS बाई I² RMS लिखते हैं, E² बाई RMS बाई
जेड स्क्वायर इंटू आर, कैसे भी लिख सकते हैं, ओके। ई स्क्वायर आर एम एस वो सप्लाई जो हमारे घरों में आ रही है, तो ये तो फिक्स्ड है, बोलो क्लियर, पक्का, ओके। अब जेड, इस चीज को मैक्सिमाइज करने के लिए आर तो फिक्स्ड है, जेड को वेरी करा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ओमेगा वेरी करा सकते हैं, मान लेते हैं ऐसा, ठीक। अगर जेड को वेरी करा सकते हैं तो जेड की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, सोच के देखो, जेड है क्या रियलिटी में, ध्यान से देखो तो आपको दिखाई दे रहा है पावर मैक्सिमम इंप्लाइज जेड मिनिमम। जेड मिनिमम, जेड की वैल्यू है कितनी, अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये जीरो तो नहीं हो सकती, क्या ये जीरो हो सकता है, जेड मिनिमम इंप्लाइज एक्सएल बराबर एक्ससी। जब ये एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है, यानी कि ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा-c हो जाता है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, ओमेगा बराबर रूट LC, यानी कि f बराबर 1/2 रूट LC। जब इतनी फ्रीक्वेंसी हो जाती है सोर्स की, तो एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है और सर्किट में मैक्सिमम एनर्जी का प्रवाह होता है, और इस कंडीशन को कहते हैं रेजोनेंट कंडीशन। क्या कहते हैं, इट्स ए स्पेशल केस। ये तब होता है जब एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है और मैक्सिमम एनर्जी मिल रही होती है, और उसे रेजोनेंट कंडीशन कहते हैं, और इसे कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कई बार आपसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी, इसलिए अगर फॉर्मूला याद रहे तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये है आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या है आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो आपका एल, ये सी, ये आर। बोलो क्लियर है। फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2 रूट LC, सबने बोला ठीक, मैं नहीं बोल रहा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है भाई, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है, और हम ऐसा भी कहते थे कभी कभी कि इट एक्ट्स एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। क्यों, एक्सएल बराबर एक्ससी हो गया, एक्सएल बराबर क्या हो गया, एक्ससी। अगर एक्सएल बराबर एक्ससी हो गया तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया तो उसे बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बहुत सवाल आएंगे इस पे कि ऐसा बोला जाएगा ये सर्किट एक्ट एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, एलसीआर सर्किट, तो आपको समझ जाना है कि वो रेजोनेंट सर्किट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए कितनी है, एफ बराबर 1/2 रूट LC। खूब सारे सवाल दिखेंगे, डरने की कोई जरूरत नहीं। इसका यूटिलाइजेशन में आपको बता देता हूं एक, ताकि आपको समझ में आए क्यों इसकी इतनी वैल्यू है। आपने ट्रांजिस्टर देखा होगा, पुराने ट्रांजिस्टर में देखा हो तो एक नॉब घुमाते थे। जब नॉब घुमाते थे तो भैया जो है अलग अलग स्टेशन आता था, कभी विविध भारती, कभी 94.3 FM, कभी 92.7 FM। बेसिक फंडा क्या था मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। जब आप नॉब घुमाते थे तो बेसिकली आप कैपेसिटेंस चेंज करते थे उसकी। क्या चेंज करते थे, कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस ये करते थे, मान लो कि 92.7 मेगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है, आपने कैपेसिटेंस इतनी सेट कर दी कि ये एफ की वैल्यू 92.7 आ गई। अब एंटीना को सारी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, 94.3, 92.7, विविध भारती, सब। बट वो किस फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लाएगा, जिसमें क्या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। अब मान लो आपने सी इतना सेट कर दिया कि ये फ्रीक्वेंसी 92.7 हो गई, तो आपको कौन सा चैनल सबसे ज्यादा सुनाई देगा, 92.7। दैट इज हाउ रेडियो वर्क्स। बेसिक पुराने फंडे ऑफ रेडियो, बिल्कुल सिंपल नॉब जो घुमाते थे आप। अब तो बहुत टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो हमारे क्लिक पे सब कुछ होता है, बट स्टिल दीज आर द बेसिक फंडास कि व्हेन यू चेंज द सी, यू चेंज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंड एज यू चेंज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यू विल गेट द मैक्सिमम एनर्जी फॉर द डिजायर्ड स्टेशन, फॉर द डिजायर्ड स्टेशन। सो दैट इज द यूज ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज। क्या अपन सवाल कर सकते हैं, पक्का। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे थोड़ी सी और चर्चा अपन कर लेते हैं। जेड मिनिमम कैसे ग्राफ राफ कभी कभी आपको बनवाए जाते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में आपकी इस पे बातें चर्चा नहीं है, एक आध चीजें मैं आपको बता देता हूं, देख ध्यान से इधर कैसे सुन। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो जेड को, अगर आप बहुत ध्यान देखो तो जेड की अगर आप वैल्यू पे चर्चा करो तो आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आएंगी कि जो आपकी जेड की वैल्यू है वो अंडर रूट है एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा-c का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आप बहुत ध्यान से चर्चा को देखो तो जब जब आप सर्किट में ओमेगा चेंज करते हो तो जेड चेंज होता है। ध्यान से देखो तो जेड की जीरो मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जेड की, आर कितनी हो सकती है, आर। तो जेड और ओमेगा का जो ग्राफ आता है ना, कुछ कुछ ऐसा आता है, देखो कुछ इस प्रकार का। ये ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F0, ठीक, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इधर करोगे तो भी ये वैल्यू स्क्वायर होके बढ़ेगी, उधर जाओगे तो भी ये वैल्यू स्क्वायर होके बढ़ेगी, और जेड मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है, आर।
ऐसे ही अगर आप आई नॉट जो होता है, आई नॉट आपका क्या होता है, आपका आई नॉट होता है ई नॉट बाई जेड। तो उस आई नॉट का जो ग्राफ है वो मैक्सिमम कब जाएगा, जब जेड मिनिमम होगा तो इस प्रकार का आएगा। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है, एफ नॉट अगेन इस तरह की आपका फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ आता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इस ग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि ग्राफ कैसे, क्वालिटी फैक्टर है क्या है, क्वालिटी फैक्टर वगैरह आपके कोर्सेज में नहीं है इसलिए मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं। क्वालिटी फैक्टर होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है, आई नॉट बाय रूट टू, आई नॉट बाय रूट टू। ये जो पीक वैल्यू आई है ना आपकी आई की, आई नॉट की पीक वैल्यू, उसकी जब 1/√2 1/√2 हो तो इसे कहते हैं बैंडविड्थ। बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, कभी आ जाए तो लिख लेना बस। बैंडविड्थ क्या है, मान लो पीक वैल्यू है, इसकी √2 टाइम्स जो वैल्यू होंगी ना, उससे जो बैंड बनेगा, जो फ्रीक्वेंसी बैंड होगा, इनके बीच का गैप, उसे कहते हैं बैंडविड्थ। इसकी वैल्यू होती है बहुत ज्यादा। थोड़ा सा इसे समझा देता हूं कि अगर ये बहुत ज्यादा वैल्यू होगी ना तो बेसिकली आपको कई स्टेशन एक ही जगह मिल जाएंगे। रेडियो से रिलेट कर रहा हूं मैं। इस मान लो ये फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये जल्दी से गिरना चाहिए ग्राफ, जल्दी से गिरेगा तो बाकी स्टेशन के लिए एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। अगर ये बहुत बड़ा होगा ना तो फिर बाकी स्टेशन आपको इंटरफेरेंस दे सकते हैं, इसलिए इसकी शार्पनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी के लिए बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्यों, वो क्या होती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, उसकी वैल्यू आगे चल के आती है XL/R। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, उसके लिए आती है XL/R। क्या आती है, XL/R। खैर अपने उससे मतलब नहीं है, ग्राफ राफ थोड़े बहुत आप याद रख लो, बाकी आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी एकदम। चलो भाई, ये आपके थे LCR सर्किट। कौन से सर्किट थे, LCR सर्किट। तो अपन ने पावर फैक्टर पढ़ लिया, LCR सर्किट पढ़ लिया, अपन ने ये पढ़ लिया, अपन और भी चीजें पढ़ चुके हैं अपन। और देख, एक और जो इसमें आखिरी चीज रह गई अगेन, वो है ट्रांसफॉर्मर। मैं आपको सही बताऊं तो मैं अभी 5 मिनट में आपको ट्रांसफॉर्मर पढ़ा दूंगा, बट ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का, IIT में या किसी भी अच्छे कॉलेज में आप जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच का पूरा एक सेमेस्टर होता है किस पे, ट्रांसफॉर्मर पे। तो मैं आपको बहुत बेसिक सा एक ओवरलुक दे रहा हूं बस, जो बेसिक सवाल आपके पास आप पे आते हैं, बाकी कोई डिटेल बहुत ज्यादा नहीं है आपके कोर्सेज में, इसलिए कुछ अपने ट्रांसफॉर्मर्स पे बेसिक चीजें आती है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसमें रियलिटी में अगर आप IIT दिल्ली जाओ तो आपके बहुत सारी ब्रांचेस इसी पे बेस्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो बहुत डिटेल में है ये सब। बट आपने को वही पढ़ना है जो अपने विद इन द कोर्स है ना। फर्स्ट ईयर में जाओगे तो पढ़ाया जाएगा, हम भी IIT BHU में गए तो हमें बहुत सारा पढ़ाया गया वो है, बट हम बेसिक बात करेंगे। एक बेसिक बात जो अपने लिए है वो है ट्रांसफॉर्मर। क्या है, ट्रांसफॉर्मर। आपके समझने की बात, आपने देखा हो तो कई बार हम सुनते हैं यार बिजली गई, यार ट्रांसफॉर्मर उड़ गया होगा, है ना, सुना है नहीं सुना ऐसा। तो ट्रांसफॉर्मर जो अपने मोहल्ले के आसपास लगा होता है ना, मैं उसी को पढ़ा रहा हूं। आप ऐसा समझो कि जो ट्रांसफॉर्मर है, क्या है, ट्रांसफॉर्मर। जैसे मान लो कि कोटा थर्मल पावर स्टेशन है, वहां बिजली जनरेट हुई। अब जो बिजली जनरेट हुई उसको डायरेक्ट अगर वायरों में भेज दिया तो करंट बहुत ज्यादा है, तो I2RT से बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है। तो हम चाहते हैं उसका करंट कम कर दें और घरों तक पहुंचाए। पर जब घरों तक पहुंचाए तो करंट चाहिए, तो फिर घर के पास ऐसी एक चीज होनी चाहिए जो वापस करंट को बढ़ा दे। बेसिकली ऐसा समझो कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां पे हमें ऐसे ट्रांसफॉर्मर, ऐसी चीज चाहिए होती है जो करंट घटा दे, तो एनर्जी लॉस कम हो जाएगा जब ट्रांसफर होगा करंट। फिर घर जब आ जाए तो करंट बढ़ा दे। ये काम कौन करता है, ट्रांसफॉर्मर। कौन करता है, ट्रांसफॉर्मर। आप इतनी सी बेसिक सी बात समझो। पहली बात, ट्रांसफॉर्मर का बेसिक काम है एनर्जी के पोटेंशियल और करंट पोटेंशियल को अप और डाउन करना। क्या करना, अप और डाउन। और इनकी एफिशिएंसी अब जो ट्रांसफॉर्मर बन चुके हैं 99% तक आ चुकी है, इसलिए काफी इफेक्टिव चीजें हैं हमारे लिए, बहुत अच्छी चीजें हैं। बेसिक वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, हाउ इट वर्क्स। इसमें कॉइल टाइप स्ट्रक्चर होता है ऐसा, उसमें ऐसे लूप्स बने हुए होते हैं, क्लियर। इसे बोलते हैं प्राइमरी कॉइल और इसे बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, जहां से आउटपुट लेते हैं बेसिकली।
तो ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है। बोलो क्लियर? असलियत में हम कैसा मानते हैं, सुने ध्यान से, कि जो प्राइमरी कॉइल से हमने इनपुट दिया, जो प्राइमरी कॉइल से हमने इनपुट दिया, उसका आउटपुट हम निकालना चाहते हैं। जब हमने यहां पे मान लो कोई सप्लाई लगाई, कोई भी सप्लाई, मान लो हमने सप्लाई लगाई यहां पे EI या E प्राइमरी साइन ओमेगा डी टाइप्स, उस सप्लाई की वजह से करंट बहा, यहां फ्लक्स आया। क्या आया? फ्लक्स। ऐसा समझो कि जितना फ्लक्स यहां आया वो पूरा का पूरा ट्रेवल करके यहां चला गया। बोलो क्लियर? एकदम पूरा का पूरा ट्रेवल करके यहां चला गया। अब जब वो यहां से यहां गया तो हमने ऐसा माना कोई लॉस नहीं हुआ। ऐसा समझ लो रियलिटी में 99% तक रहता है अचीवमेंट। तो हम तो अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें हम पूरा पूरा आइडियल कंडीशन मानते हैं और हम मानते हैं कि पूरा पूरा वहां चला गया। आप अगर बहुत ध्यान से देखो तो इसके एक लूप में जो फ्लक्स होगा वही इसके एक लूप में फ्लक्स होगा, बट यहां फ्लक्स अलग, टोटल यहां अलग। क्यों? क्योंकि यहां नंबर ऑफ टर्न्स अलग और यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स अलग। ये कहलाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ये कहलाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जो इसकी सप्लाई है, इसका जो फ्लक्स है बेसिकली वो ही इसको जनरेट, जैसे मान लो यहां टोटल फ्लक्स है 5 प्राइमरी, तो बेसिकली E प्राइमरी है क्या? d5 पाई dt, यही है। ऐसे ही 5 सेकेंडरी वो जो भी है, तो जो E सेकेंडरी है यानी कि ये आउटपुट वो क्या है? d5s बाई dt। अब सोचो तो इसमें जो फ्लक्स आया, जो लाइन साइन, वही ट्रेवल करके यहां आ गई, तो इनमें टोटल फ्लक्स सेम है या फ्लक्स इन वन लूप सेम है? फ्लक्स इन वन लूप सेम है। तो 5p को क्या लिखा जा सकता है? 5 को मान लो फ्लक्स इन वन लूप, आप समझो 5p को क्या लिखा जा सकता है? np इंटू 5, और 5s को क्या लिखा जा सकता है? ns इंटू 5। जब डिफरेंशिएट करोगे तो d5 dt आ जाएगा, d5 dt तो दोनों में सेम आ जाएगा। बोला आएगा नहीं आएगा? तो सोच के देखो EP और ES जब लिखोगे तो d5 dt आएगा तो NP आ जाएगा बाहर, उधर से आ जाएगा NS बाहर, तो d5 dt तो कॉमन आ जाएगा। तो सोच के देख E सेकेंडरी बाई E प्राइमरी क्या आ जाएगा? NS बाई NP। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यही काम का है आपके। सेकेंडरी यानी कि आउटपुट जो मिला, P मतलब जो इनपुट डाला, वो प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स के। अब सोच, मैंने आपको क्या समझाया? जहां जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है? करंट कम करो यानी कि वोल्टेज बढ़ाओ। ऐसा क्यों? मान लो मेरे पास पावर है VI, बेसिकली मैं पावर कांस्टेंट रखते हुए V को घटा देता हूं या V को बढ़ा देता हूं तो I घट जाता है। I घटाने का फायदा, ट्रांसमिट करोगे तो एनर्जी कम लॉस करेगी, तो V बढ़ाना चाहिए तो पावर उतनी ही रह जाएगी। तो V बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे हम जो ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का मतलब आउटपुट पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, कम ज्यादा। अगर ज्यादा होना चाहिए मतलब NS ग्रेटर देन NP। ठीक। कस्टमर वाली जगह पे क्या वापस सोच, अगर हमारी टीवी में आपने देखा होगा तो 1100 वोल्ट सप्लाई, 5000 वोल्ट सप्लाई, उतनी वोल्ट की सप्लाई से अगर हमारी टीवी चलाएंगे चलेगी थोड़ी, फूट जाएगी वो तो। ठीक। तो सप्लाई को कम करना चाहते हैं, जो हमारे घरों के पास ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप अप होते हैं, स्टेप डाउन कौन से होते हैं? स्टेप डाउन। वो जो वहां से सप्लाई आ रही थी उसको स्टेप डाउन करते हैं बेसिकली फेजेस में। ठीक। हमारे घरों के आसपास जो सप्लाई आ रही थी 440 वोल्ट को 220 वोल्ट में से कर रही होती है, वो स्टेप स्टेप होते हैं, उनके सब स्टेशन होते हैं, उस पर अपन बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं। तो कस्टमर वाली जगह पे अपन यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स कौन से? स्टेप डाउन। उस स्टेप डाउन का मतलब कौन ज्यादा होना चाहिए? स्टेप डाउन मतलब ये कम होना चाहिए और प्राइमरी ज्यादा होना चाहिए, मतलब होना चाहिए NP ग्रेटर देन NS।
आपसे सिंपल सिंपल पूछे जाते हैं, बताओ स्टेप अप क्या है, स्टेप डाउन क्या है, सब चीजें आपसे ऐसे पूछी जाती है, आप कर सकते हो। फिर मैं आपको कह रहा हूं बहुत कम समय में मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर पढ़ा दिया। ट्रांसफॉर्मर बस सिर्फ आपको इतना ही पूछा जाता है, इसलिए मैं इतनी ही बात कर रहा हूं। बाकी रियलिटी में पूरी इंजीनियरिंग है, पूरा एक सेमेस्टर है इंजीनियरिंग में ये सब कुछ। पर अभी आपके लिए अगर कोई सवाल आएगा तो स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए आएगा और ये आपसे पूछ लिया जाएगा। बोलो क्लैरिटी है एकदम पक्का? चलो तो अल्टरनेटिंग करंट समाप्त। छोटा सा टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक, शीट कर लें अच्छे से। क्लियर? चलो बाय।